of the things you can do it in the commerce field, so that you're going to be choose a certain different field rather than a machine or rather than a factory who's going to be creating only engineers and doctors. ऐसा इंजीनियर बन के क्या फायदा है जिसको इंजीनियरिंग पसंद ही नहीं है, या ऐसा डॉक्टर बन के क्या फायदा है जिसको डॉक्टर की पसंद नहीं है। इससे अच्छा वो बनो जो आपको पसंद है। So I'll give it a simple small story and hope you're going to be understand how to increase your value by this story, and then we're going to be start with this what we are going to be call as a career opportunities in commerce. Heavy word है but हम लोग आसानी से और simple language में समझने की कोशिश करें। And one simple thing, जहाँ पे भी जिसको भी बोर हो जाएगा ना, हैंड रेज करो और बोल दो सर बोर हो गया, बस कर दो। Because I don't want to bore you, और मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास में कोई सोए। सुबह का वक्त है, सुबह जल्दी उठे होंगे, आई नो दैट, नींद आएगी बहुत अच्छा अगर प्रवचन दे दूंगा तो। सो आई डोंट वांट टू डू दैट एंड दैट्स बिकॉज़ आई वांट यू टू एंजॉय द थिंग्स। सो एक छोटी सी स्टोरी लेते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड योर करियर इन फ्यूचर, एंड देन वी विल गोना बी वर्क विद द certain commerce field, why you are supposed to choose a commerce, what are the opportunities in commerce and all those kind of, what kind of courses you can do it which is competitive to the engineering, medical, or rather engineers or medicals are going to be required, a commerce field professionals, how these things are going to be worked out, we'll try to understand. Is that fine? हो मेरे साथ सब लोग? Yes sir. पक्का am I audible? Yes sir. Last सुनाई दे रहा है ना? नहीं तो चल रहा है उनका, आगे कुछ तो चलने दो, हमें कुछ लेना देना नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। चलो we're gonna have a one small story। ये महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा नाम सुने होंगे ना क्रिकेट में से, उसको मल्टीप्लाई करो 100 टाइम्स, उतनी फेम है उसकी यूएस में माइकल जॉर्डन। मतलब ऐसी सिनारियो है, आजकल वो व्लॉगिंग देखते हो ना, यूट्यूब पे व्लॉग्स आते हैं, उसके घर के बाहर, घर क्या मैंशन के बाहर यूट्यूबर्स खड़े रहते हैं एंड दे आर गोना बी वेरीफाइंग कि ये परमिशन दे दे अंदर जाने के लिए, और उसका सिनारियो सारा रिकॉर्ड करेगी। यहाँ पे वो जिम करता है, यहाँ पे स्विमिंग करता है, यहाँ पे वो मैच खेलता है, यहाँ पे प्रैक्टिस करता है, और वो ब्लॉग जो अपलोड किए जाते हैं ना उसको मिलियंस में व्यू होता है। उसकी एक खुद की शू कंपनी है, जो दुनिया के सबसे महंगे शूज मिलते हैं ना, जॉर्डन शूज, वो उसकी है। और कहते हैं कि ओबामा जब प्रेसिडेंट थे ना, तो उन्होंने स्पेसिफिक जैक लगवाया था माइकल जॉर्डन को कि वो नया आने वाला शूज का एक पेयर मुझे मिल जाए। तो कैन यू इमेजिन कितना बड़ा इंसान होगा वो, जिसको यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट को भी जैक लगवाना पड़ता है कि तेरे शूज का एक पहला पेयर मुझे मिलना चाहिए। सो यू कैन इमेजिन द व्हाट वी कैन कॉल ऑरा ऑफ दिस पर्सन, माइकल जॉर्डन। लोग बहुत पागल है उस इंसान के पीछे, बहुत बड़ी क्रेज है। मतलब आपके आगे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली की तो इतनी सी पॉपुलैरिटी है उसके साथ। He's going to be a multi-millionaire person, बहुत सारे ब्रांड्स है, बहुत सारे वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, दुनिया में सबसे लग्जूरियस ब्रांड्स है। He is going to be what we can call beyond expectation person। ये स्टोरी माइकल जॉर्डन की एक बचपन की है। कितना 13-14 साल का होगा माइकल जॉर्डन, आप तो फिर भी 15-16 के आसपास आ गए हो। 13-14 साल का जब माइकल था ना, तब वो ब्रुकलिन एरिया में रहता था। न्यूयॉर्क के पास एक ब्रुकलिन है, जैसे हमारे मुंबई में धारावी है ना स्लम्स, वैसे न्यूयॉर्क के पास ब्रुकलिन का एक स्लम है। तो उस एरिया में वो माइकल जॉर्डन रहता था, उसके 3-4 भाई बहन थे, उनके साथ वो एक छोटे से घर में रहता था। स्लम में कैसे घर होंगे, उसी तरह के घर थे। अपने यहाँ से थोड़े बेटर थे क्योंकि वो यूएस में थे, लेकिन फिर भी उनके हिसाब से वो स्लम का एरिया ही था। एंड जैसे हर स्लम में होता है, हर अनएजुकेटेड जगह पे होता है, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें होती थी। कोई किसी को पीटता था, कोई चोरी होती थी, डकैती होती थी, कोई किसी को छीना झपटी करता था, बहुत तरह के रॉबरीज और बहुत सारी चीज़ें होती थी, और यही सारी चीज़ें बच्चों के सामने होती थी। 13-14 साल का माइकल हमेशा ये सोचता था कि मैं इस एरिया में रह रहा हूँ, मैं इस एरिया में पला बड़ा हूँ, और मेरे सामने ये सारी चीज़ें हो रही है, और मैं क्या करूँगा, मैं भी तो यही करूँगा कि मैं तो सामने यही सारी चीज़ें देख रहा हूँ। मैं कल जाके किसी ना किसी की चोरी करूंगा, किसी को मारूंगा, पीटूंगा, पुलिस उठा के लेके जाएगी, ये सारी चीजें सोच के माइकल बड़ा उदास होता था और हर रोज टेंशन में रहता था कि मेरा करियर कुछ नहीं है, लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा, स्लम से आता हूँ, पैसे नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। ये सारी चीजें सोच के माइकल हमेशा परेशान था। On one fine day, I don't think so much लागी। So
माइकल यूज्ड टू गेट डिप्रेस एवरी डे बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। एक दिन उनके फादर ने माइकल को देखा कि वो इस तरह से सारी चीज़ों को what we are supposed to do। ये बढ़ जाए तो मेरी आवाज़ कम कर दूंगा तो माइक का आवाज़ ज़्यादा आ जाएगा। तो माइकल हमेशा परेशान रहता था कि मैं ज़िंदगी में यही सारी चीज़ें करूंगा। तो एक दिन माइकल के फादर ने उसको इस हालत में देख लिया। उसको बड़ा बुरा लगा कि मेरा बेटा बहुत परेशान है, उसको करियर का कोई गोल नहीं है, ज़िंदगी में क्या करेगा उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने माइकल को अपने पास बुलाया और उससे बात करने की कोशिश की कि व्हाई यू वरी, क्यों इतना सोच रहे हो, क्या परेशानी है तुम्हें। तो माइकल, हेलो, इज दैट फाइन? ओके, चलो। तो उन्होंने एक दिन माइकल को बुलाया और माइकल को पूछा कि क्या परेशानी है, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, व्हाट्स द रीजन। माइकल ने उन्हें आराम से कह दिया कि मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ, मेरे सामने ये सारी चीज़ें हो रही है, कल जाके मैं भी यही सारी चीज़ें करूँगा, मेरा क्या करियर होगा, मेरी क्या लाइफ होगी, मेरा क्या एजुकेशन होगा, nothing is going to be possible for me because of this slum area। माइकल के फादर को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने सोचा कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और बिना उसे कुछ बोले, बिना उसे कुछ बताए, माइकल ने अपने पास एक कबर्ड था, वो कबर्ड खोला। Since we are from a textile, since we are from इचलकरंजी, you should understand this। उन्होंने एक टॉवेल था, व्हाइट कलर का क्लीन टॉवेल था, वो निकाला और माइकल को दे दिया और माइकल को पूछा कि माइकल ये कितने का होगा। I hope you know about the turkeys and all those kind of towels। व्हाइट कलर का एक टॉवेल था जो यूज था, इस्तेमाल किया हुआ था, वो निकाल के माइकल के सामने रखा और माइकल को कहा कि माइकल इसकी कीमत क्या होगी। माइकल ने पूछा कि मैं कैसे बता सकता हूँ इसकी कीमत, मैं थोड़ी मार्केट में जाता हूँ टॉवेल लेने के लिए, ये तो आप करते हो, आई हैव नो आइडिया। माइकल के फादर ने पूछा कि फिर भी गेस तो कर लो, कुछ तो अंदाजा होगा कि ये कितने में मिलेगा, कितने में होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, अंदाजा तो लगा लो। माइकल ने कहा कि इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, मैं कैसे बताऊं, आई हैव नो आइडिया, मैं कभी नहीं ये परचेस करने के लिए गया, टॉवेल कभी लेने के लिए गया नहीं, मुझे मार्केट का पता ही नहीं कि कितने में होगा, कैसे, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन फिर भी फादर ने उसे इंसिस्ट किया, कम से कम एक अंदाजा लगाओ, एक गेस करो कि कितने का हो सकता है। माइकल ने कहा कि ओके फाइन, आई एम गोइंग टू बी गेस इट बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइस ऑफ द टॉवेल। फादर ने कहा फाइन, नो इश्यूज। माइकल ने कहा कि ये इस्तेमाल किया हुआ टॉवेल है, गंदा हुआ है, $1 इसकी कीमत नए टॉवेल की होगी, फिर भी ये गंदा है, शायद उससे कम हो जाए। तो माइकल के फादर ने कहा कि फाइन, ठीक है, $1 इसकी कीमत होगी, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, हमारी जैसी करेंसी रुपी है वैसे यूएस की करेंसी डॉलर है, तो $1 की कीमत होगी ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। माइकल के फादर ने पूछा कि ये टॉवेल क्या तुम $2 में बेच सकते हो। माइकल थोड़ा अजीब तरीके से अपने फादर की तरफ देखने लगा और कहा आर यू मैड, मैंने अभी आपको कहा कि ये टॉवेल नया अगर लेने के लिए जाए तो $1 में आ सकता है, ये तो गंदा है। But do you want me to sell this towel for $2? कैसे होगा, कौन लेगा, गंदा टॉवेल कौन परचेस करेगा, हम तो घर में एक दूसरे का टॉवेल नहीं लेते, गंदा टॉवेल कोई बाहर वाला क्यों ले लेगा ये $2 में, वो भी डबल कीमत देके जिसकी कीमत $1 है। माइकल के फादर ने माइकल को कहा कि वेल आई नो दैट कि ये बहुत डिफिकल्ट जॉब है, लेकिन कोशिश करो, $2 में नहीं बिक गया तो $1 में तो बिक ही रहा है ना, व्हाट्स अ बिग डील इन दैट, $1 तो उसकी कीमत है ही ना, कोशिश करो कि $2 में बिक जाए। माइकल ने कहा कि फाइन इनफ, आई ट्राई बट आई एम नॉट गोना गिव यू गारंटी कि मैं इसे बेच पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा, ये बहुत डिफिकल्ट काम है, शायद मुझसे होगा नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था। माइकल के फादर ने कहा वेल दैट्स गुड, करो कोशिश, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइकल उस गंदे टॉवेल को लेके अपने रूम में आ गया और उसको सोचने लगा कि ये गंदा टॉवेल कौन परचेस करेगा, कोई नहीं लेगा ना गंदा टॉवेल। तो उसने अपने वॉशरूम में जाके उस टॉवेल को अच्छी तरीके से धोया, उसको सुखाया, उसको आयरन करने के लिए घर में आयरन नहीं था, तो उसने एक लकड़ी के फट्टे के नीचे फोल्ड करके वो रख दिया। घर में जाके पूछो अपने पेरेंट्स को, कई बार जब इस्त्री नहीं होती थी उनके बचपन में, वो गद्दे के नीचे शर्ट्स या ट्राउजर्स रखा करते थे जिससे आयरन जैसा हो। तो उन्होंने लकड़ी के फट्टे के नीचे वो टॉवेल रख दिया ताकि वो आयरन हो जाए, रिंकल फ्री हो जाए। और दूसरे दिन सुबह वो सोचने लगा कि इसको कहाँ पे बेचूं जो $2 में इसे खरीद पाए। बहुत सोचने के बाद उसने सोचा कि जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होगी ना वहाँ पे इसे बेच सकता हूँ, शायद एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा इसे देख लेगा और परचेस कर लेगा।
उसने न्यूयॉर्क का एक रेलवे स्टेशन, सबवे स्टेशन जिसे कहते हैं, अंडरग्राउंड सबवे जो मेट्रो चलती है ना, वहाँ पे भीड़ बहुत होती है सुबह ऑफिस के या शाम को ऑफिस छूटने के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो उसने सोचा कि मैं वहाँ पे जाके ये टॉवल बेचूंगा। उस सबवे स्टेशन में माइकल गया सुबह 10 बजे और चिल्लाने लगा कि आई हैव अ क्लीन व्हाइट टॉवल फॉर सेल फॉर $2, एनीबडी वांट्स टू बाय इट। बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे लोग उसे देखते थे, उल्टा करके सीधा करके, अच्छा है बुरा है, कीमत बहुत ज़्यादा है करके निकल जाते। सुबह से लेकर शाम तक बिना खाए पिए वो 13 साल का बच्चा उस दिन पूरा उस सबवे स्टेशन पे खड़ा रहा, कोई परचेस नहीं कर रहा था। सब लोग आके देखते थे, टॉवल अच्छा, कीमत बहुत महंगी है, नहीं लेना। शाम को 6 बजे के आसपास एक पैसेंजर वहां से गुजर रहा था, बहुत रश में था, हाथ में ट्रॉली बैग थी और भागा भागा वो माइकल के सामने से निकल गया। शायद उसकी ट्रेन छूट रही होगी कहीं पर। 2 मिनट आगे जाके वो वापस पीछे माइकल के पास आया। माइकल के पास वो टॉवल देखा, उसने वो टॉवल देखा, उसकी कीमत पूछी। माइकल ने कहा कि $2 है, इफ यू वांट टू बाय इट। उसने कहा कि ठीक है, आई गोना बी बाय इट। उसने $2 निकाले, माइकल को दे दिए और माइकल को कहा कि मुझे पता है इसकी कीमत $1 है, लेकिन मैं अब 8 दिन के एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ और मैं अपना टॉवल लाना भूल गया हूँ, यहाँ पे नहीं लूंगा तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, इसीलिए मैं $2 देके दे रहा हूँ। तो उसने $2 दिए, माइकल से वो टॉवल परचेस किया और ये वेटिंग फॉर अ ट्रेन। माइकल अपने हाथ में $2 पकड़े हुआ था और बहुत प्राउड था ना। आपको भी लगता होता ना कि जब कोई चीज़ कोई कहता ना अपने से नहीं होगी और जब वो कर देते हैं तो वी गोना बी फील वेरी प्राउड ऑफ आवरसेल्फ। तो उसी तरह से $2 हाथ में पकड़ के माइकल भागता हुआ फादर के पास गया और फादर को दरवाजे से चिल्ला के बोला, लुक फादर, यू वांट मी टू सेल दिस पीस ऑफ टॉवल फॉर $1? आई हैव डन इट। You want me to sell this piece of towel for $2? I have done it. Look at this. ये रहे $2. What next? माइकल के फादर ने कुछ नहीं कहा, वो $2 लिए, कबर्ड खोला, ड्रॉर में $2 रखे, दूसरा एक टॉवल निकाला, माइकल के हाथ में रख दिया और माइकल को कुछ बोलने ही वाले थे तब माइकल ने कहा कि ओके फाइन, आई विल सेल इट फॉर $2। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता ना अपने में ना, अब क्या $2 में बेचने के लिए कहेंगे, बेच दूंगा $2 में। माइकल के फादर ने कहा नहीं, now I want you to sell this piece of towel for $20. Can it be possible? माइकल शॉक हो गया जैसे आप हो गए। माइकल ने कहा कि are you mad? Are you seriously mad? कि मैं अगर पूरा सूट का मतलब 3 पीस सूट भी मैं अगर परचेस करने के लिए जाऊँ, पूरा कपड़ा लेके सिलाई भी कर दूँ तो $15 में बन जाता था उस वक्त। I was talking about 1975-80s की बात कर रहा हूँ। $15 में अच्छे से अच्छा कपड़ा लेके सूट सिलवाऊं तो $15 में बन जाएगा और you want me to sell this piece of towel for $20? Are you mad? It's not possible. बोलो तो कहो तो मैं $2 में बेच दूं, लेकिन $20 में नहीं हो पाएगा। माइकल के फादर ने वापस माइकल को कहा कि फाइन ना, ट्राई तो कर ले, नहीं तो $1 की चीज तो $2 में तो बेच ही पा रहा है ना, 20 में कर ले, नहीं बिका तो $2 में तो बिक ही रहा है ना, 100% प्रॉफिट में तो वैसे भी है ना तू, so what's the big deal in that? अब माइकल के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, उसने कहा कि ओके फाइन, आई विल ट्राई बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू गारंटी। $2 कहते हो तो मैं बेच सकता हूँ, लेकिन $20 की मैं गारंटी नहीं दे सकता। माइकल के फादर ने कहा कि फाइन, कोशिश तो करो, क्या प्रॉब्लम है। माइकल वापस उसको रूम में लेके आया, उसको साफ किया, सुखाया, लकड़ी के पट्टे के नीचे आयरन करने के लिए रखा और सोचने लगा कि $1 वाली चीज $2 में तो बेच पाया, मैं $20 में कैसे बेचूं? इतनी तो आसान नहीं होगी कि एज इट इज मैं बेचूंगा और वो $20 में बिक जाए। 8 दिन वो सोचता रहा कि इसको मैं $20 में कैसे बेचूं और उसको याद आया कि मेरा एक भाई कार्टून्स अच्छे बनाता है। आई होप आप भी देखते होंगे निंजा हथौड़ी और दोस्तों मुझे नहीं पता अभी नए कार्टून्स क्या है। उस वक्त मिकी माउस और डोनाल्ड डक वाज वेरी पॉपुलर, शायद ये लोग बता पाएंगे कि उनके ज़माने में मिकी माउस, अंकल स्क्रूज, ये सारे कार्टून्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे एंड ह्यूजली डिमांडेड कार्टून्स। उसका भाई कार्टून्स अच्छे बनाता था, तो उसने अपने भाई को रिक्वेस्ट की कि इस टॉवल के ऊपर एक साइड में मिकी माउस का स्केच बना के दे और एक साइड में डोनाल्ड डक का स्केच बना के दे। तो उसने वो स्केच बनाया, उसको सुखाया, सब कुछ किया। अब उसको लगा कि अब ये मैं शायद प्रीमियम करके बेच पाऊंगा। अब सोचना भी पड़ेगा कि इतनी ज़्यादा कीमत एक टॉवल के लिए कौन देगा। तो उसने न्यूयॉर्क का सबसे महंगा वाला स्कूल ढूंढा और स्कूल के बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगा कि आई हैव अ कार्टून टॉवल फॉर $20, एनीबडी वांट्स टू बाय, जहाँ पे बिजनेस टाइकून्स के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। सब लोग आते थे, देखते थे, बड़ा महंगा है करके देख के निकलते थे। शाम को स्कूल छूटते वक्त एक शायद 10 साल के बच्चे को लेने के लिए कोई बड़ी लिमोजिन आई। मूवी देखते हो ना,
वो एक्सटेंडेड कार होती है, उसको लिमोसिन कहते हैं। उसका एक ड्राइवर था, वो सूट बूट में अच्छा टक्सीडो पहन के वो उतरा। वो शायद बच्चे को लेने के लिए आया था और उसने वो टॉवल देखा, उसके पास माइकल के पास गया और माइकल पूछा कि ये टॉवल कितने का है? उसने कहा $20 का। उसने ऊपर नीचे करके वो कार्टून ठीक है कि नहीं सारी चीज़ें देखी, वेरीफाई करके, और थके हारे हुए उसने माइकल के साथ बार्गेन करने की कोशिश की कि $20 बहुत महंगा, कुछ कम कर सकते हो तो देखिए। माइकल ने कहा नहीं, बेचूंगा तो मैं $20 में, नहीं तो नहीं बेचूंगा। थक के उस ड्राइवर ने कहा कि फाइन, आई विल गिव यू $20 फॉर दिस टॉवल। उसने $20 निकाले, माइकल को दिए और वो टॉवल परचेस किया। और उस बच्चे को पूछने लगा कि डू यू हैव एनी आइडिया कि मैंने आपसे $20 में टॉवल क्यों परचेस किया? माइकल ने कहा मुझे नहीं पता आपने क्यों किया। माइकल को उस ड्राइवर ने बताया कि मैं यहाँ पे अपने मालिक के बेटे को लेने के लिए आया, उसका आज बर्थडे है, दिन भर काम बहुत था, मैं उसके लिए कोई गिफ्ट परचेस नहीं कर पाया। आई एम जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर टू देम, और मैं नहीं चाहता कि बच्चा मेरे से उदास रहे कि मैंने उसको कुछ गिफ्ट नहीं दिया। बड़ा महंगा है, लेकिन मेरा मालिक मुझे अपने घर के जैसे रखता है, तो उसके बेटे तो खर्चा कर ही सकता हूँ, और उसे वैसे भी मिकी माउस और डोनाल्ड डक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़े पैसे जाते तो सही है, बच्चा खुश हो जाएगा। दैट्स बिकॉज़ ऑफ व्हाट परचेज फ्रॉम यू अ ह्यूज कॉस्ट टॉवल। बड़ा खुश था, उसने वो टॉवल फोल्ड किया, वो बैग में रखा। बच्चा 10 साल वाला बच्चा स्कूल से बाहर आ रहा था, जैसे वो आया उसके ड्राइवर ने उसे बड़ी प्यार से विश किया बर्थडे का और उसको गिफ्ट दिया। उसने वो बैग से टॉवल निकाला, उसके ऊपर का स्केच देखा एंड ही वाज वेरी हैप्पी। उसने वो टॉवल ठीक से देखा, उसको बड़ा पसंद आया और उसने वो ड्राइवर को पूछा कि ये किसने दिया, कहाँ से लिया तुमने? उसने हाथ करके दिखाया कि भाई ये यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, उससे परचेस किया। वो बच्चा भागता हुआ उसके पास गया, उसको कहा कि स्केच बहुत अच्छा है, टॉवल बहुत अच्छा है आपका, और अपनी जेब में से पॉकेट मनी के $5 माइकल को टिप दे दिया। इट्स अ ग्रेट थिंग, अच्छी चीज़ है वो, $5 टिप दे दिया। $20 में उसे बेचना था, मिले कितने? माइकल ऐसे गया था दरवाजे से, उसने कहा कि लुक फादर, यू वांट मी टू सेल दिस पीस ऑफ क्लोथ फॉर $20? I have done it for $25. What next? माइकल के फादर ने कुछ नहीं कहा, वो $25 लिए, ड्रॉअर ओपन किया, $25 रखे, ड्रॉअर बंद किया, कबर्ड में से एक और टॉवल निकाला, माइकल के हाथ में रखा, और माइकल को कुछ कहने वाले थे, तभी माइकल ने कहा ओके फाइन, आई विल सेल इट फॉर $20. फादर ने कहा नो, नाउ आई डोंट वांट यू टू सेल इट फॉर $20. माइकल ने कहा कि फिर कितने में बेचूं? माइकल के फादर ने कहा कि नाउ आई वांट यू टू सेल दिस पीस ऑफ क्लॉथ फॉर $200. कैन इट बी पॉसिबल? जैसे आपकी थी ना इमेजिनेशन, वैसे ही माइकल की थी, नहीं है, हो नहीं पाएगा। लेकिन बोल के कुछ फायदा नहीं है, फादर को वापस वही कहेंगे, कोशिश तो कर, नहीं तो 20 में तो बेच ही रहा है ना, 200 में बिक गया तो ठीक है। उसने कुछ नहीं कहा, उसने टॉवल रूम में लेके आया, उसको ठीक से साफ किया, सुखाया, लकड़ी के फट्टे के नीचे रखा और सोचने लगा $20 तक तो कार्टून बना के बेच दिया मैंने, ठीक है, $200 में कैसे बेचूं? It's going to be very difficult, a huge amount. आज भी $200 बड़ी अमाउंट है अपने लिए, उस वक्त तो बहुत बड़ी अमाउंट। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू माइकल। पूरे 3 हफ्ते उसने सोचा कि इसको ऐसा क्या करूं जिससे इसकी कीमत $200 तक बन जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और एक दिन हॉलीवुड के एक बहुत बड़ी सीरियल उस वक्त बहुत पॉपुलर थी, चार्लीज एंजल नाम की एक मूवी भी आई थी, सीरीज आई थी चार्लीज एंजल नाम की, जिसमें स्पाई की स्टोरी थी। और उस वक्त वो 70s 80s में एक सीरियल आती थी हॉलीवुड में, बहुत पॉपुलर थी, चार्लीज एंजल, जिसकी एक्ट्रेस थी फेरा पॉवेट। वो उस शो को प्रमोट करने के लिए न्यूयॉर्क में कुछ कॉन्सर्ट कर रही थी। माइकल के दिमाग की बत्ती जल गई, उसने फटाफट वो क्लीन व्हाइट टॉवल ले लिया और जहाँ पे कॉन्सर्ट चल रहा था ना, वहाँ पे भागता हुआ, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बाउंसर्स थे, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, वो स्टेज पे किसी जाने नहीं दे रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी। 13-14 साल का क्यूट सा बच्चा है माइकल, वो स्टेज के नीचे होकर चिल्ला रहा था, फेरा फॉरवर्ड को हाथ दिखा रहा था ताकि उसका ध्यान उसकी तरफ जाए। थोड़ी देर में फेरा फॉरवर्ड का ध्यान माइकल की तरफ गया। 13 साल का क्यूट सा बच्चा स्टेज के सामने चिल्ला रहा है, किसी को भी अच्छा लगेगा। उसने सिक्योरिटी को कहा कि उस बच्चे को ऊपर लेके। सिक्योरिटी ने बच्चे को उठाया और स्टेज के ऊपर रख दिया। जैसे ही वो स्टेज के ऊपर गया, फेरा फॉरवर्ड ने पूछा कि व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट? माइकल ने अपने पीछे जो टॉवल रखा था वो निकाला एंड सेड दैट आई वांट योर ऑटोग्राफ।
फेरा फॉरवर्ड ने बहुत अच्छे तरीके से विद लव फ्रॉम फेरा फॉरवर्ड साइन वाइन कर दिया। माइकल ने उसे बड़े अच्छे तरीके से ग्रीट किया, थैंक यू वेरी मच कहा, और स्टेज से सीढ़ियां उतर के नीचे आया। जैसे ही नीचे आया वही भीड़ में चिल्लाने लगा, आई हैव अ टॉवेल साइन बाय फेरा फॉरवर्ड फॉर $200 एनीबॉडी वांट्स टू बाय। बिलीव मी गाइस, उस दिन माइकल वो टॉवेल बेच नहीं पाया $200 में। उस टॉवेल को बेचने के लिए नेक्स्ट डे उसे ऑक्शन करना पड़ा, और उस ऑक्शन में उसने वो टॉवेल $1,200 में बेचा। कितने में बेचा? $1,200, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द साइन ऑफ फेरा फॉरवर्ड। $1,200 हाथ में पकड़ के अपने फादर के पास गया। Look father, you want me to sell this piece of cloth for $200? I have sold it for $1,200. What next? माइकल के फादर ने कुछ नहीं कहा, पैसे लिए ड्रॉर में रखे। माइकल को लगा कि और टॉवेल निकालेगा। माइकल के फादर ने कुछ नहीं किया, कबर्ड बंद किया और माइकल को पूछा, डू यू हैव एनी आइडिया कि मैंने ये सारी चीजें क्यों की? माइकल ने कहा कि आई कैन अंडरस्टैंड दैट, कि आप मुझे यही सिखाना चाहते थे, अगर आप सोच लो कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो। If there is a will, there is a way, यही सिखाना चाहते थे ना। माइकल के फादर ने कहा कि वेल, आपने ये सीखा अच्छी चीज है, लेकिन मैं आपको ये नहीं सिखाना चाहता था। माइकल भी शॉक हो गया कि इससे और क्या सिखा सकते हो आप। माइकल को अपने पास लेके बिठा के माइकल के फादर ने माइकल को कहा कि पहली बार मैंने तुम्हें एक यूज्ड व्हाइट कलर का टॉवेल दिया, जिसकी कीमत कितनी थी? कितनी थी? आपने बेची कितने में? $2। सेम टॉवेल मैंने आपको दूसरी बार दिया, जिसकी ओरिजिनल कीमत कितनी थी? बेचा कितने में? 5 की टिप $25। तीसरी बार भी मैंने आपको वही सेम टॉवेल दिया और जिसकी कीमत थी $1, लेकिन आपने बेचा कितने में? तो माइकल के फादर माइकल को कहते हैं कि अगर एक गंदा कपड़ा जिसे सोचना भी नहीं आता वो अपने ऊपर मेहनत करके अपनी कीमत बढ़ा सकता है, तुम तो चलते फिरते सोचते समझते इंसान हो, मेहनत करने के बाद अपनी कीमत को क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्यों ये सोचते हो कि तुम उस दिन के बाद माइकल ने जो मेहनत की है, आज जाके गूगल पे उसकी नेटवर्क चेक करना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मेहनत किसी करियर के मोड़ का मोहताज नहीं होता। इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग, यू हैव टू डू इट पैशनेटली। कितने लोग किताब पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मराठी किताब है हमसा बाप मनी नावाची। In that one sentence is given by the father to the son कि जिंदगी में जो कुछ भी बनना है ना वो बन। अगर तू झाड़ू वाला भी बनना चाहता है ना, तो इस तरह से झाड़ू मार कि लोग पूछने चाहिए कि इतना झाड़ू किसने अच्छा लगा। That is what we are going to be called as a career. सेंटेन्स असं येतं त्यामध्ये, जर मराठी कळत असेल तर, चोर बनणार असशील ना तर अट्टल चोर बन, तुझ्यापेक्षा मोठा चोर कुठला नसला पाहिजे। झाडू वाला बनणार असेल तर असा बन की त्याच्यापेक्षा जास्त चांगला झाडू कोणी मारला नाही पाहिजे। If you love what you are doing it, then that will your enjoyment for every day. वो अर्निंग सोर्स नहीं रहता, फिर ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती। And that's because of why you need to understand that कि आपको कहाँ पे मेहनत करनी है, आपको खुद की वैल्यू कहाँ पे बढ़ानी है। Do you understand this? पक्का? वो मेरे साथ की नींद आ रही है? पक्का? चलो, आपको बहुत सारे लोग घर में, घर के बाहर, पड़ोस में, वॉचमैन, सिक्योरिटी, ड्राइवर, फ्रेंड्स के फादर्स, फ्रेंड्स की मदर, सब लोग मिलेंगे जो आपको करियर बताएंगे कि इंजीनियर बनना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, MBBS बनना, MD बनना। But there are a few people who can think about the career options apart from engineering and management. तो वो क्या है वो देखने की कोशिश करता है। What is a commerce? पिक्चर दिख रहा है? मार्केट लगता है, कभी गया सब्जी मंडी? In a very short that is going to be considered as commerce. इसका मतलब सब्जी थोड़ी बेचने जा रहा है, जो भी ट्रेड हो रहा है ना उसको कॉमर्स कहते हैं।
इंजीनियर्स अपने प्रोडक्ट बनाता है और मार्केट में बेचता है, वो क्या करता है? वो ट्रेड करता है। डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज देता है पेशेंट को, वो क्या करता है? वो ट्रेड करता है। डू यू अंडरस्टैंड? एवरीथिंग कम्स अंडर कॉमर्स। सो दुनिया की कोई भी ऐसी स्ट्रीम, ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें कॉमर्स की जरूरत नहीं है। आप भले ही कल डॉक्टर बन जाओ, आपको अकाउंटेंट की जरूरत नहीं होगी, आपको सीए की जरूरत नहीं होगी, आपको मैनेजर की जरूरत नहीं होगी, आपको एचआर की जरूरत नहीं होगी। और वो अगर ठीक से काम नहीं करेंगे ना तो आपका हॉस्पिटल ठीक से नहीं काम करेगा। आईटी कंपनी खोली आपने, आपको लोगों की जरूरत नहीं होगी। सो डू एनीथिंग इन लाइफ कॉमर्स, वी कैन नॉट से दैट वी कैन अवॉइड कॉमर्स। छोटी से छोटी चीज में से बड़ी सी बड़ी चीज तक कॉमर्स इंक्लूडेड है। डेली लाइफ में क्या हो जाता है? शॉपिंग करते हो आप, वो कॉमर्स का पार्ट है। रिटेल शॉप में जाके चीजें परचेस करते हो, नुक्कड़ वाली बेकरी से कुछ चीजें परचेस करते हो, इट इज गोइंग टू बी अ कॉमर्स। देन इंश्योरेंस करते हो, बैंक में पैसे डालते हो, एफडी रखते हो, शेयर मार्केट में पैसे डालते हो, म्यूचुअल फंड में पैसे, क्या है ये? मार्केट है, ये कॉमर्स है। देन डिजिटल पेमेंट, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को जीपे करना घर वाले दे रहे होंगे। अभी मैंने सुना कि यहाँ पे आपको कार्ड मिलता है जिसके कूपन्स होते हैं कैंटीन के। क्या है ये? इट्स अ वे ऑफ डिजिटल पेमेंट्स and this is come under commerce. Logistics, supply chain, I'm sure आप स्कूल में बस से आते होंगे या ऑटो से आते होंगे। ये क्या है? It's a part of logistics. बिना पैसों के वो होता है क्या? नहीं ना, कहीं पे भी जाओ। So all these things under commerce in your daily life. आप किसी भी चीज में सबसे बड़ा करियर कर सकते हो। आज आपके मार्केट में जितने भी इंजीनियर्स बनते हैं ना, फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स टू मैकेनिकल इंजीनियर्स, उसका सबसे बड़ा मुझे अमेज़न में काम मिलना चाहिए। क्या है अमेज़न? लॉजिस्टिक कंपनी है भाई, वो खुद प्रोड्यूस नहीं करती, सप्लाई करती है, किसी एक से लो, किसी और को दो। तो पैकेजेस देखोगे ना, यू आर गोना बी शॉक्ड। There are n number of engineers and there are n number of medical students who wants to join a banking system because of the payment. क्यों? Ultimate aim क्या है सबका? Is there anyone जो यहाँ पे बैठा हुआ है या फिर आपके पेरेंट जो कहता है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं करना चाहिए, उसको 1 रुपया भी कमाना नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई है? Then the Baba is going to be the good profession. हरिओम। लेकिन उसमें ज्यादा पैसा है इन सारी फील्ड से, उसको भी कॉमर्स समझ में आना जरूरी है। कहाँ पे आश्रम खोले तो पैसा ज्यादा मिलेगा? इट्स अ कॉमर्स, इट्स अ ट्रेड, इट्स अ बिजनेस, नीड टू अंडरस्टैंड। जितने भी बड़े बाबा लोग हैं ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो किसी गांव में खेड़े में अपना आश्रम थोड़ी खोलते, पैसा नहीं मिलता ना। खोलना भले ही उसका पैसों का अच्छा इस्तेमाल वहां पे कर रहे होंगे, लेकिन खोलना कहां पे पड़ेगा? जहां पे इनकम हो। सो यू थिंक ऑफ एनीथिंग एंड यू कैन नॉट अवॉइड कॉमर्स। आर यू विद मी? पक्का? बोर हो रहे हो तो मुझे रोक दो। व्हाई यू चूज कॉमर्स? क्यों चूज करना चाहिए भाई कॉमर्स? मैंने पहले ही कहा, सब लोग बोल रहे हैं इंजीनियर्स होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, कॉमर्स क्यों होना चाहिए? जितने भी इंजीनियर्स इंडिया में काम कर रहे हैं, जितने भी डॉक्टर्स इंडिया में काम कर रहे हैं, उनको पैसा कैसे मिलेगा? जब इंडिया की इकोनॉमी अच्छी होगी। इंडिया की इकोनॉमी कौन अच्छा करेगा? ये ट्रेड और कॉमर्स है। आपको क्या लगता है कि एक एमडी और एक एमबीबीएस वाला इंडिया की इकोनॉमी को अच्छा करेगा? नहीं हो सकता ना। ये छोटे छोटे लोग जो ट्रेड करते हैं ना, उससे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी। और जब इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी तब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोगों को ज्यादा स्पेंडिंग करना। तो 90%, if I'm not exaggerating, 90% drives the economic growth by trade and commerce. Enables the international trade, obvious है। इंजीनियर्स भले ही अच्छा प्रोडक्ट बना ले, लेकिन उसको इंटरनेशनल मार्केट में उसको प्रमोट करने का काम कॉमर्स वाला करता है, उसको मार्केट देने का काम कॉमर्स वाला करता है, उसके सर्टिफिकेशन लेने का काम कॉमर्स वाला करता है, उसको प्रमोट करने का काम कॉमर्स वाला करता है। एप्पल के फोन, एप्पल की क्वालिटी अच्छी है इसलिए नहीं बेचे जाते मार्केट, इट्स बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम।
और वो ब्रांड नेम किसने किया? जो एप्पल का मार्केटिंग वाला गाया होगा ना, जिसने कॉमर्स किया होगा उसने। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ऑब्वियसली क्वालिटी इज गोना बी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डाउट इन दैट कि क्वालिटी खराब होगी तो प्रोडक्ट आप लंबे समय तक बेच पाओगे नहीं, लेकिन उसको ब्रांड करने की तरह एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट जिनकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन लोगों को पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि मार्केटिंग वाले अच्छे नहीं है उनके पास। इसीलिए कहते हैं जो बोलता है ना उसकी मिट्टी भी बिकती है, जो नहीं बोलता उसका सोना भी नहीं बिकता। और जो बोलने वाले हैं ना वो कॉमर्स वाले हैं, इंजीनियर्स, मेडिकल, शायद आपको पब्लिक स्पीच देते हुए प्रमोट करते हुए दिखेंगे नहीं, बट दीज आर द पीपल हु कैन वर्क आउट विद दीस काइंड ऑफ स्टफ, जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली बड़ी बड़ी बिजनेस अभी आगे आएंगे एग्जांपल्स, आप जिनको आइडल समझते हो ना आज की लाइफ में, उन्होंने पहले इंजीनियरिंग की, फिर दे अंडरस्टूड दैट unless and until we are not going to get the degrees from a commerce field, we might not able to create our business to that level. वापस जाके उन्होंने MBA की या CA की, CFA की डिग्री ली। We're going to have a number of examples, स्लाइड में आगे बताऊंगा कि जो बड़े लोग हैं उन्होंने कैसे कॉमर्स की डिग्री लेके ये सारी चीजें की, तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। देन फ्यूल एंटरप्रेन्योरशिप, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का एक इंटेंशन होगा कि हमें आपका खुद का स्टार्टअप करना है। हमारा क्यों ना शो देखते होंगे ना, कौन सा वो शो? शार्क टैंक। बैठ के आप अरे ऐसा कुछ तो मैं भी करूँगा। सोचना बड़ा आसान है, लेकिन उसके लिए जो प्लानिंग लगती है ना पीछे, वो एक कॉमर्स वाला ही कर सकता है। आई डोंट नो यहाँ पे बैठे हुए लोग मेरे ओपिनियन से सहमत होंगे कि नहीं होंगे। बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं कि बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं, आइडिया की जरूरत है। मैं कहता हूँ वो सही नहीं है। आइडिया के साथ पैसों की भी जरूरत है, और वो पैसों का मैनेजमेंट कॉमर्स वाला देखेगा। आज यहाँ पे जितने भी बड़े लोग होंगे ना, जिनको करोड़ों का टर्नओवर होगा, दे माइट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट। किसी बीकॉम वाले के पास भागना पड़ता है, यार ये बता कैसे होगा, कैसे पैसे बचाओ, और वो बीकॉम वाला गाइड करेगा कि ये नहीं, ये एसेट दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं होगा, ये लायबिलिटी आपको कम करनी पड़ेगी। एंड देन दे फील बच गया। इट मींस दैट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी आपको कॉमर्स का नॉलेज होना जरूरी है। सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से कुछ नहीं हो सकता। And that's because of you have to think very seriously about the commerce field. Again, I am telling you, I am not influencing you. मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, करना क्या है आपको सोचना। Everyone is not meant for engineers. Everyone not meant for a doctors. मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब है, लेकिन अपने आप को समझना पड़ेगा कि मुझे क्या पसंद है। If I love numbers, if I love to speak with the people, promote the things with the people, मैं इंजीनियर के लिए नहीं बनाऊं, फिर मैं डॉक्टर के लिए नहीं बनाऊं, फिर मुझे कॉमर्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आगे बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है, कैसे चूज करनी है आपकी करियर। डू यू अंडरस्टैंड विद दिस? इसका मतलब कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां पे कॉमर्स नहीं हो सकती। क्लियर? आपने जो ड्रेस पहने ना, उसमें भी ट्रेड है। किसी से परचेस किए है, किसी को पैसे दिए है, किसी ने बनाए हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है। एवरीथिंग इज गोना बी रिलेटेड टू commerce. Why to choose a commerce then? एक ऐसी फील्ड है कॉमर्स, मैंने यहाँ पे लिखा 40 प्लस है, बट एग्जैक्टली 50 to 55 प्लस ट्रेड्स निकल के आती है, जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो आफ्टर कॉमर्स। एक समझ नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा। You can have a specific fields where you can have a multiple options to go. 50 से 55 फील्ड्स है जहाँ पे आप अपना काम कर सकते हो। अल्लो हम लोग इतनी सारी यहाँ पे नहीं ले सकते, मैं कुछ मेजर ट्रेड ही यहाँ पे बताने वाला हूँ। रादर देन कोर्सेज बहुत सारे, वो कैसे है वो हम लोग ग्लांस में देखें। इंडिया अभी 6th वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी मार्केट है साइज के हिसाब से। यूएस, चाइना, यूके, रशिया, उसके बाद जो आता है तो इंडिया 6th ग्लोबल मार्केट में आया, 6th नंबर पे जीडीपी है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि विद इन अ फ्यू इयर्स इंडिया विल क्रॉस 3 to 4 more countries and they're going to be in the 3rd or 4th position वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी मार्केट में। आप में से बहुत सारे लोगों को जीडीपी समझ में आ रहा है? yes, जो ट्रेड होता है, पैसा होता है, एक्सचेंज होता है, वो सारी चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। they're going to be understand
तो मार्केट बहुत बड़ा है जिसको बहुत सारे लोग लगने वाले हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड हो, ट्रेड से रिलेटेड। देन एवरेज पैकेज, नॉर्मल टॉम डिक एंड हैरी फ्रॉम एनीवेयर इफ कंप्लीटेड विद बीकॉम, वो 3-3.5 लाख का पैकेज तो आराम से कमा लेता है कंपनी में काम करके। खुद की अगर सर्विस देना शुरू करे तो मल्टीपल। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं बीकॉम किए जिन्होंने सीए से ज्यादा पैसे कमाए बाय जस्ट गाइडिंग हाउ टू मैनेज योर बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस। टैक्स फिलअप करके बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं। इसका मतलब आप कॉमर्स करोगे ना तो भूखे तो नहीं मरोगे, श्योर श्योर। उल्टा अगर डॉक्टर बनोगे, एमबीबीएस करने के लिए अराउंड 1.5 CR का फीस लगता है। उसके बाद हॉस्पिटल अगर अपना सेटअप करना है तो उसके पैसे अलग, और उसके बाद पेशेंट नहीं आए तो टेंशन अलग। Whereas बीकॉम करने के लिए जाओ तो हार्डली 10,000 की फीस लगेगी, नॉट मोर देन दैट। आराम से कमा सकते। बहुत सारे लोगों को लगता है सर पैकेजेस अच्छे नहीं मिलते। आप करो अच्छा कोर्स, you're gonna have a big deal। मेरे पास एक एमबीए, इस साल का एक एमबीए का बच्चा है जिसको 14 लाख का पैकेज यहाँ से मिला, साल का 1.2, महीने का 1.2 पैकेज, 1,20,000 का सैलरी मिलता है उसको महीने का, यहाँ से करके। जो आईआईएम से करते हैं ना उनको 1 CR से नीचे पैकेजेस नहीं मिलते। ऑब्वियस मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको, बिना मेहनत के कोई नहीं मिलेगा ना चीज। So you have options to get the package from। और सबसे बड़ी चीज क्या पता है, 3 से 4 साल में you're going to be eligible to earn after 12th। After 12th इंजीनियरिंग के लिए 4 से 5 साल देने पड़ेंगे, मेडिकल के लिए 5 से 7 साल देने पड़ेंगे, फीस भरते रहनी पड़ेगी, पैसा आएगा नहीं। 3 साल में you can ready to earn in a field of commerce। So you need to think about this। अगर आपको कॉमर्स में फील्ड चूज करना है तो आपके लिए 11th-12th का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। यू आर सपोज्ड टू गो फॉर अ कॉमर्स, मैंडेटरी। अब आपके पास करियर के ऑप्शंस 12th के बाद आते हैं कि आप कौन कौन से ऑप्शन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक पॉपुलर मैं बताऊं, कितना टाइम है मेरे पास बच्चों को मैं सुलाने नहीं चाहता हूँ, जब भी हो जाए सो मुझे प्लीज, क्योंकि आदत है लेक्चर देने की तो मैं रुकूंगा नहीं। और सीनियर कॉलेज को देने की आदत है तो समझ आते हैं बच्चे, यहाँ पे बच्चे ना सोए। सो एक टाइम खत्म हो जाए तो प्लीज मुझे थोड़ा। सो 11th और 12th आपका कॉमर्स फिक्स हो जाएगा, यू आर गोइंग टू बी डिसाइडिंग टू गो विद द कॉमर्स फील्ड। अब 12th के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस है जो आपको इस करियर में अच्छा अर्निंग सोर्स दिला सकता है, दैट वी आर सपोज्ड टू बी अंडरस्टैंड। And that's why this is that educational roadmap after 12। क्या हो सकता है, 12th कॉमर्स करो, बैचलर्स की डिग्री लो, कोई स्पेशलाइजेशन होगा और करियर एंट्री, दैट्स इट, सिंपल चॉइस। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि आपको बीबीए करना है तो 12th कॉमर्स करोगे, बीबीए की एंट्रेंस एग्जाम दोगे, बीबीए में जाओगे, 3 साल का बीबीए करोगे, एमबीए में एडमिशन लोगे, एमबीए 2 साल का करोगे, एंड यू विल बी एंटर्ड इनटू मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग बीकॉम पैरेलल करेंगे, सीएस करेंगे, फाइन इनफ। फाउंडेशन का एग्जाम दो 12th में, क्लियर आउट करो, बीकॉम के साथ आपके सीए के 3-3.5 साल का, 4 साल का अगर फर्स्ट हाफ में आपने क्लियर कर लिया तो यू विल गोना बी एलिजिबल टू वर्क प्रोफेशनली। इट मींस दैट 12th के बाद देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस जहां पे आपने बैचलर्स की डिग्री लेनी है और जहां से आपको मास्टर्स की डिग्री लेनी है, एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ योर करियर। क्या हो सकता है, देखो ये करियर पाथवे एट अ ग्लांस है। इसका मतलब कौन कौन से फील्ड में इन जनरल आप कॉमर्स के बाद काम कर सकते हो, ये जनरलाइज है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या है, पहला बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंक में ऑफिसर बन सकते हो, नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कहीं पे भी जाओ यू विल गोना हैव अ ऑप्शन। और बैंक में देयर आर एन नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग करके फाइनेंस का नॉलेज लेके बैंकिंग में जाते हैं। Much advisable to have a career in a commerce for the purpose of doing your career in a banking system or in a financial system. Do you understand that? तो किसी भी बैंक में मैनेजर बनना है, पीओ बनना है, क्लर्क बनना है, बहुत सारे लोगों को लगता है क्लर्क। Please try to understand, एक एवरेज इंजीनियर इंजीनियरिंग करके जितनी सैलरी कमाता है ना,
उससे ज़्यादा सैलरी बैंक में क्लर्क की है, गवर्नमेंट बैंक। यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द पोस्ट यू आर नॉट अर्निंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर फाइनेंस और अकाउंटिंग में आपको काम करना है तो कॉमर्स के अलावा आपको कोई ऑप्शन है। देन ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, जैसे सीए, टैक्स कंसल्टेंट, सीएफए, बहुत सारे लोग करते हैं। ऑडिटिंग करना मतलब लोगों ने जो बैलेंसिंग उनके रिकॉर्डिंग की है वो सही है नहीं है, गवर्नमेंट मैंडेट है, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। साइन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके बगैर आप आपके डॉक्यूमेंट क्लोज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को सबमिट नहीं कर सकते। एन नंबर ऑफ थिंग्स। उस करियर के लिए भी आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा। देन बिजनेस आपको शुरू करना है, बिजनेस आपको मैनेज करना है, किसी और ने शुरू किया है, उस बिजनेस को रन करना है, उसको एडवाइस करना है, बिजनेस मैनेजमेंट। तो प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक जो भी कुछ करना है बिजनेस में, unless and until you are not going to be work out with commerce field person, you are not able to run. जब पैसा है इसलिए आपने बिजनेस सेट किया, उसको बिजनेस को देखने के लिए मैनेजर भी तो चाहिए ना। Unless and until he is not going to have a good manager, person might not able to run his business well. So वो आपको काम करना पड़ेगा। Then digital marketing in e-commerce, कितने लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हो? प्लीज टेल मी, क्या करते हो जनरली? क्या करते हो प्लीज? क्या करते हो? शॉपिंग करते हो? अमेज़न में कभी शॉपिंग की है? फ्लिपकार्ट पे कभी की है? सर्च करते हो उसके ऊपर, पता है कैसे करना है? कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि आपने अमेज़न के ऊपर कुछ सर्च किया है और फेसबुक उसके बाद निकाल के देख रहे हो तो वहीं पे एडवर्टाइजमेंट उस तरह की पॉपअप होती है? क्यों होता है पता है? इट्स बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आपने कहाँ पे क्या कब कैसे कितने देर के लिए सर्च किया, वो सारा रिकॉर्ड होता है, वो कंपनियों को जाता है, कंपनी उसके हिसाब से देखती है और अपना प्रोडक्ट पुश करती है कि भाई इसने ये शूज देखे थे ना तो इस ब्रांड के शूज इसको दिखाना। ये डिजिटल मार्केटिंग। नाउडेज पहले के ज़माने में होता था, लोग घर पे साबुन लेके आते थे, आपको लेना है डोर स्टेप पे, टिंग टोंग। आज व्हाट्सएप का रिंग बजता है, वो टिंग टोंग बदल गया, दरवाजे का टिंग टोंग नहीं बजता, मोबाइल का टिंग टोंग बजता है, मैसेज आता है। ये क्या है? डिजिटल मार्केटिंग है। इट मीन्स दैट आपने जो प्रोडक्ट किया है उसको प्रमोट करना। ये कोई इंजीनियर्स नहीं बता पाएगा क्योंकि इंजीनियर को नहीं समझ में आता लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है। डीमार्ट विजिट किया कभी? किया पक्का? देखा वहां के अरेंजमेंट कैसे होती है? कभी देखा सीरियसली? अब मुझे बताओ कि जब कैश काउंटर होता है वहां पे क्या चीजें होती है? क्या होता है उसके अलावा? Sometimes it's going to be small toys, keychains, chocolates. Do you have any idea कि वहाँ पे क्यों रखते हैं? अंदर जगह नहीं है उनको? It's a psychological advantage of the people who are going to be doing it at a cash counter. ये मार्केटिंग का एक ट्रेड है जो आपकी साइकोलॉजी को एनालाइज करता है, जो ये बताता है कि लोग एक जगह पे बिना कुछ सोचे हुए खड़े नहीं रह सकते। अगर नंबर्स है ना कैश काउंटर में, आप ये क्या है रख लो, ये चलो साइकोलॉजी। दूसरा, अगर आपके साथ बच्चे हैं ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मम्मा वो टॉफी चाहिए। अब कहाँ पे कैश काउंटर में झगड़ा करे? ले। Do you understand this? कहाँ पे कैश काउंटर में झगड़ा करें? ले। Do you understand? और जो चीजें बिकने वाली होती है ना, 101% बिकने वाली है, किसी कोने में डाली होती है, दाल चावल एक कोने में डाला हो, वहां पे घूमते घूमते जाना पड़ता है रास्ता निकाल, क्योंकि वो कंपल्सरी बिकने वाली है। अब ये कौन तय करता है? ये मार्केटिंग वाला तय करता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे जाना चाहिए। आई डोंट वांट टू नेम इट, बट कभी रिलायंस को विजिट किया? थोड़ा सीरियसली करना। कई बार जो प्रोडक्ट सामने रखे होते हैं ना, वो एक्सपायरी नजदीक वाले होते हैं। 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में एक्सपायरी खत्म होने वाले प्रोडक्ट।
वो नहीं बेचे जाएंगे ना तो नुकसान हो जाएगा। हम जाते क्या करते हैं, अरे अच्छा लग रहा है, पीछे वाला प्रोडक्ट शायद 2 महीने वाला एक्सपायरी वाला होगा, सामने वाला प्रोडक्ट शायद 1 महीने वाला, 2 दिन वाला, 4 दिन वाला एक्सपायरी वाला होगा। हम क्या करते हैं, बाय। अब ये कौन तय करता है, मार्केटिंग वाला। हाउ आई नीड टू अरेंज so that my company is going to be less loss. Do you understand that? So ये सारी चीजें जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स वाले, और उसके लिए कॉमर्स वाले ही लोगों की जरूरत है, because they will not really understand. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नाम की स्ट्रक्चर आता है जहाँ पे आप जो ब्लॉग्स देखते हो ना, उस ब्लॉग्स को भी कैसे पुश करना है ना, उसके हैशटैग आते हैं, कौन से वर्ड से लेके लोग सर्च करते हैं। गूगल में जाते हो ना तो XYZ वर्ड डाल के सर्च करते हो आप चीज, तो जनरली जो वर्ड सर्च किए जाते हैं ना उसका अगर हैशटैग दिया जाए ना अपने वर्ड प्रोडक्ट के साथ या ब्लॉग के साथ, वो ऊपर आ जाता है। ये सारा दिमाग लगता है मार्केटिंग, कॉमर्स। देन actuarial science is going to be a science which is going to be a self what we can call entrepreneurial mind, risk assessment, insurance, what we can call niche field, high paying niche field, मतलब specific field का एक छोटा सा पार्ट लो, उस पर काम करो। फॉर एग्जांपल रिस्क असेसमेंट, बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां रादर देन लोग, क्योंकि लोगों की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बहुत कम होती है, जो कंपनी होती है ना उनके पास वो आइडल पैसा होता है ना, वो मर्चेंट बैंकर्स के थ्रू या इन्वेस्ट, नॉट मर्चेंट बैंकर इज गोना बी अ पर्सन हु इज गोना बी वर्क टू सेल देयर शेयर्स इन द मार्केट। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं ना, उनसे वो रिस्क कैलकुलेशन करके इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है वो सोचते हैं। इमेजिन मेरे पास मल्टीनेशनल कंपनी है और जहाँ पे मेरे पास 2 दिन के लिए 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, 2 दिन के बाद देने। अब 2 दिन आइडल में अगर 100 करोड़ अपने पास रखूंगा तो उसके ऊपर पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन 2 दिन के लिए वो अगर पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करूंगा तो आई एम गोना बी अर्न lakhs ऑफ इंटरेस्ट बिना कुछ किए। लेकिन उसके लिए रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। इफ आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, आई एम गोना बी द बिगेस्ट व्हाट वी कैन कॉल रिस्क एवर आई कैन थिंक। सो उसके लिए बहुत हाई पेइंग जॉब्स मार्केट में, सो उसके लिए भी कॉमर्स की जरूरत है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट सर्विस के लिए तो चाहिए ही चाहिए, बैंक्स के एग्जाम है, एसएससी के है, आरबीआई के है, यूपीएससी, एमपीएससी, एन नंबर ऑफ थिंग्स, उसके लिए कॉमर्स या आर्ट्स की फील्ड ही काम आती है। डू यू अंडरस्टैंड विद दिस? पक्का हो मेरे साथ? कुछ कोर्सेज देखिए अभी, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, कैसा हो सकता है। फर्स्ट पॉपुलर कोर्स इज बीकॉम। मेजॉरिटी टाइम लोग कहते हैं बेकाम है, साला इनको कुछ काम नहीं मिलता कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो बीकॉम कर लेता ना, बिलीव मी गाइस, जो बीकॉम कर लेता ना वो अच्छा खासा कमा लेता अगर आपने सीरियसली बीकॉम किया है। टाइम पास के लिए बीकॉम किया तो कुछ नहीं हो सकता। और ऑन एन एवरेज 3 साल का 10,000 से लेके 1.5 लाख तक की फी उसको हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन आप कहाँ से करते हो। दिल्ली जाओगे, श्री राम कॉलेज में जाओगे, वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड कॉलेज फॉर कॉमर्स, then you have a big fees। यहाँ पे करोगे 2, 5, 10,000 की फीस में आपका 3 साल का बीकॉम हो सकता है, जिसमें आपको अकाउंटेंसी का एक्सपर्टीज हो सकता है, which is very important for each and every firm because of the digital payment nowadays, thanks to mobile। छोटे से छोटा किराना वाले को भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है, क्योंकि बैंक में सबमिट करना पड़ता है, इनकम टैक्स के लिए जाना पड़ता है, रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है, वो सारा कौन करेगा? बीकॉम वाले लोग करते हैं। सीए ये काम नहीं करते। डू यू अंडरस्टैंड? सीए इज गोना बी ओनली फॉर एनालिसिस, ऑडिट, सिग्नेचर। ये काम कौन करेगा? द पर्सन हु इज गोना बी डूइंग इट बीकॉम। तो दोज हु फील दैट कि मुझे बेसिक चाहिए, यहीं पे चाहिए, अपना घर नहीं छोड़ना है, आराम से कमाना है, बीकॉम इज गोना बी द। लेकिन सिर्फ बीकॉम करके क्या फायदा होगा? सैलरी कम होगी, लेकिन उसके बाद आप एमकॉम कर सकते हो, जीडीसीए कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का। जो ऑडिटिंग के लिए बैंकिंग या प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंकिंग के लिए ऑथराइज्ड ऑडिटर्स आते हैं ना, उनको जीडीसीए का कोर्स होता है, व्हिच यू कैन डू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एमकॉम। वहाँ पे n number of banks, n number of firms are ready to authorize you as an auditor, and for the purpose of that they are going to be paying you a huge amount। So बीकॉम करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है एमकॉम करोगे, एमकॉम के बाद आप जीडीसीए कर सकते हो,
even though you are not capable enough to do the CA, still you are going to have authority to audit the firms with GDCA. ये कोर्स है, एग्जाम है जो आपको पास होनी पड़ेगी। बीकॉम के बाद आप MBA भी कर सकते हो। स्ट्रेट अवे यू कैन डू फॉर अ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस साइंस, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, ये चीजें भी कर सकते हो। MBA, MMS, PGDBM, ये सारे कोर्सेज कर सकते हो, which is going to be a boom in the market right now। जहाँ देखो वहाँ पे MBA की और MMS की और PGDBM का बूम है, जिसकी फीस 1 लाख से लेके लगभग 20-25 लाख तक चली जाती है साल की, डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन से एरिया से, किस कॉलेजेस से आप कर रहे हैं। लास्ट मंथ इटसेल्फ आई वाज इन IIM त्रिची, जहाँ पे मैनेजमेंट का हाईएस्ट एजुकेशन मिलता है। उससे ज़्यादा बढ़िया MBA का एजुकेशन कोई और इंस्टीट्यूशन इंडिया में तो कम से कम नहीं देती। उसके बाद हार्वर्ड ही है UK में। सो वहाँ पे था, प्लीज इमेजिन दैट कि उसकी साल की फी 22 लाख थी, लेकिन मिनिमम पैकेज उससे उसके बच्चों को कम से कम मिलने वाला पैकेज 50 से 70 लाख का था। इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। जितनी मेहनत आप मेडिकल में करोगे, इंजीनियरिंग में करोगे, उससे ज्यादा होगी। उनके क्लासेस होते सुबह 8:30 बजे शुरू, कितने आप कहोगे सर हम 7:30 बजे स्कूल आए। क्लास कब खत्म होती है पता है उनकी? रात को 11:30 बजे। लास्ट क्लास एट 11:30। सुबह 3 बजे उठ के उनको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। 3 से 8 असाइनमेंट सबमिट करो, और वहाँ पे एक इंडस्ट्री का व्यक्ति आता है लेक्चर लेने के लिए, उसको दिन भर में टाइम नहीं होता, तो वो सुबह 4 बजे का क्लास शेड्यूल करता है, बच्चों को उठ के आना पड़ता है 4 बजे। बड़े पैकेजेस चाहिए ना, मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। आराम से रिलैक्स टीवी देखते, पॉपकॉर्न खाते हुए कुछ करना है तो फिर आराम से हो जाए। मेहनत करनी है तो चीजें बनी। डू यू अंडरस्टैंड? ये सबसे पॉपुलर है बीकॉम। इसको कुछ सोचना नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कुछ को कुछ समझ में नहीं आया, बीकॉम में जाओ। लोगों का बहुत अच्छा फंडा है। आज तक तो पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड हो गए, हमारे टाइम में बहुत फंडा अच्छा था। आप होशियार हो साइंस में जाओ, ठीक ठाक हो कॉमर्स में जाओ, कुछ नहीं आता आर्ट्स में जाओ। बट आजकल मार्केट उल्टा है, आपको कुछ बड़ा करना है आर्ट्स में जाओ, गवर्नमेंट जॉब करने हैं, टाइम चाहिए, एनालिसिस करना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है, ये सारी चीज़ों को टाइम मिल सकता है आपको आर्ट्स के थ्रू। इंग्लिश लिटरेचर में बड़ा कुछ करना है, मराठी लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में, स्पेनिश, जर्मन, जापानीज, आर्ट्स। बट डू यू हैव एनी आइडिया कि इन लैंग्वेज सीखने के बाद दुनिया भर की गवर्नमेंट उन लोगों को लेती है बड़े बड़े सैलरी के ऊपर जिनको उनकी लैंग्वेज आती है। For example, Japan में there is a huge requirement of Indian people who knows the Japanese and who can convert the things, or who can communicate with the Indian origin people who can live over there in Japan in a Japanese language. क्योंकि नए गए बच्चों को तो जापानी नहीं आती, तो उनको 2 लोग ऐसे चाहिए जिनको हिंदी भी आती है, जिनको जापान भी आती है। चाइना में बहुत ज़्यादा डिमांड है। देखो चाइना आजकल दुनिया के साथ ट्रेड कर रहा है। चाइना बहुत कंजर्वेटिव था अब तक, चाइनीज लैंग्वेज बहुत सारे लोगों को नहीं आती। वो क्या चाहते हैं कि द पीपल हु कैन कम्युनिकेट इन चाइनीज और हिंदी और इंग्लिश। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि कोई फील्ड छोटी या बड़ी नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है। So this is going to be one of the course which you can opt, and multiple options can be open. मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि it's going to be too early for you कि मास्टर्स की डिग्री कौन सी करनी है। मैं अभी सिर्फ आपको इतना दे रहा हूँ कि कॉमर्स 12th के बाद आपको क्या करने आ सकता है। Do you understand? Then second most popular degree is going to be considered as a Bachelor of Business Administration, which is going to be BBA। आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फैशन में है। बीकॉम नहीं है तो BBA करना है। BBA किन्हें करना है? अगर उनको MBA करना है। प्लीज ट्राई टू, अब नैरो डाउन हो रहे हैं हम लोग। अब BBA से लेके आपको MCOM का ऑप्शन नहीं होता, आपको GDCA का ऑप्शन नहीं होता। BBA के बाद आपको ऑप्शन आएगा सिर्फ MBA का। BBA क्या है? It's going to be a field where they are going to be teaching you regarding the business administration।
फॉर एग्जाम्पल कर्टन ओपन किया जा सकता है, हाँ दैट्स फाइन, ताकि मुझे पता चले कि कौन सो रहा है कौन नहीं है, अंधेरे में नहीं पता चलेगा ना। द पॉपुलर डिग्री इन द मार्केट जो हमें सिखाती है रिगार्डिंग अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्टार्टअप्स जो होता है, बिजनेस का मैनेजमेंट जो होता है, ये सारी चीजों के लिए जो बेसिक कोर नॉलेज चाहिए होता है, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, सिस्टम, प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजों का जो नॉलेज चाहिए होता है, उस सारे नॉलेज के लिए बीबीए इज गोना बी द डिग्री वेयर यू आर गोना बी अंडरस्टैंड। बहुत सारे स्पेशलाइज्ड बीबीए की डिग्री भी आती है जहां पे फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड आपको कोर्स डिजाइन किया जाता है। मतलब आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो उसको रन कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, उसके प्रॉब्लम्स कैसे टैकल करने हैं, उससे रिलेटेड भी बीबीए आता है, सो दैट यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर फैमिली बिजनेस इन अ वेल ग्रूम्ड मैनर। तो अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप उसमें ज्वाइन हो जाओ, तो उसको भी मैनेज करने के लिए देयर आर n नंबर ऑफ डिग्रीज व्हिच कैन बी ऑफर्ड बाय अ बीबीए। अपने यहाँ पे 25-30 हजार पर ईयर के फीस के साथ 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक के बीबीए आते हैं। अब इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जिनका एम मैनेजमेंट में काम करना है, जिनका एम बिजनेस में काम करना है, जिनका एम कंपनी में बिजनेस मैनेजमेंट में काम करना है, और जिनको लगता है कि मुझे एमबीए करना है, उनके लिए बीबीए इज गोइंग टू बी द बेस्ट टारगेट ओरिएंटेड कि भाई ये करना है, उसके बाद ये करना है, अलग अलग वो यू कैन डिसाइड आपको एचआर में काम करना है, ह्यूमन रिसोर्स में काम करना है, फाइनेंस में काम करना है, मार्केटिंग में काम करना है, सप्लाई चेन में करना है, लॉजिस्टिक में करना है, इवन फॉरेंसिक का भी एमबीए है, सिविल इंजीनियरिंग में भी एमबीए है। डू यू अंडरस्टैंड? जो ये सिविल इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन बनाते हैं ना, उसको मैनेज करना, उसको प्रमोट करना, उसको बेचना, उसमें भी स्पेसिफिक एमबीए। फॉरेंसिक चीजें मूवी में देखते हो ना, फॉरेंसिक चीजें वो क्या है, आपके जो क्राइम होने के बाद वो सारी चीजें वेरीफाई करते हैं, ढूंढते हैं, उसमें भी एमबीए है। हर चीज के लिए मैनेजमेंट की जरूरत है। You just name it and you're going to get the opportunities in that particular field. लेकिन जिनका एम MBA करना है, उनके लिए BBA is going to be the must degree. अब MBA क्यों करना है? There are n number of opportunity in the market for MBA people. जैसे मैंने कहा, फाइनेंस से लेके, मार्केटिंग से लेके, सप्लाई चेन से लेके, लॉजिस्टिक्स से लेके, n number of things. पैकेजेस कैसे आते हैं? अपने लोकल मार्केट की बात करो, चलगंज, कोल्हापुर, सांगली की बात करो, तो मिनिमम 4 से 5 लाख से लेके 15 लाख तक के पैकेजेस मिलते हैं बच्चों को जो अच्छे तरीके से एमबीए करते हैं। आईआईएम्स के बच्चे की बात करूं तो मिनिमम 50-60 लाख से लेके 1-1.5-2 CR तक जाते हैं पैकेजेस। आई एम टॉकिंग अबाउट ईयरली पैकेज, पूरे करियर का नहीं बात कर रहा हूं। 1.5 CR, 1.5 करोड़ साल का, मतलब 10 लाख से ज्यादा महीने की सैलरी होगी। You can earn that much amount of money if you're going to do your MBA with a great passion. Of course उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत होती है। बीबीए भी करोगे तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम होती है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, देन क्वांटिटेटिव्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें होती हैं। You are supposed to be passed with that examination and then you're going to get the admission in a BBA. MBA करने के लिए इसका एक लेवल अपग्रेड होता है। कैट से लेके मैट, सीमैट, सीईटी, मल्टीपल एग्जाम है। आईआईएम की जैसे मैंने बात की, वहां पे अगर आपको जाना है तो यू आर सपोज्ड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैट, और वो कैट का प्रिपरेशन आपको ग्रेजुएशन लेवल से ही शुरू करना पड़ता है, सो दैट यू कैन गेट द एडमिशन ओवर देयर। आईआईएम के ब्लैक 5 है, 20 इंस्टीट्यूट है वैसे आईआईएम के इंडिया में मैनेजमेंट के लिए, लेकिन 5 बहुत पॉपुलर है। अहमदाबाद, कलकत्ता, इंदौर, कालीकट, ये जो है जो 4-5 ब्लैक्स कहते हैं ABCD, वो बहुत पॉपुलर है। उनको अगर एडमिशन लेना है तो आपको कैट देनी पड़ेगी, और कैट अहमदाबाद के लिए तो 99.99 में एडमिशन खत्म हो जाए परसेंटाइल। So you have to be very 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 competitive for the purpose of getting an admission। लेकिन हर आईआईएम की ये हालत नहीं है। कैट का 92 से लेकर 95 तक का स्कोर बहुत सारे आईआईएम में चल जाता है, जहाँ पे आप एमबीए कर सकते हो, which is worth to do it।
यहाँ पे मेजॉरिटी लोग, यहाँ पे इस IIM में मेजॉरिटी लोग इंजीनियरिंग के बाद MBA करने के लिए आते हैं, बिकॉज दे फील दैट कि इंजीनियरिंग फील्ड में उतना पैकेजेस नहीं मिलता जितना मैनेजमेंट में मिलता है. So there are n number of, कम से कम 60% लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद MBA करने के लिए IIM में आते हैं, और उनके लिए उस वक्त वो डिफिकल्ट जाता है बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फाइनेंस, व्हाट इज अ मार्केटिंग, व्हाट इज HR, जो BBA में और BCom में आपको ऑलरेडी हो चुका है. So it is much easier for you to opt for that career if you're going to work out with a graduation level in a commerce. फीस का स्ट्रक्चर 3 साल के लिए 50,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया, बट कई जगह पे आपको 20-25 हज़ार से भी मिलते हैं, लेकिन डिपेंड अपॉन. लोग कहते हैं कि पैसा खर्च ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉमर्स फील्ड में या मैनेजमेंट फील्ड में ऐसा है कि जितना फीस ज़्यादा होगा ना उतना फैसिलिटीज ज़्यादा होगा, जितनी फैसिलिटी ज़्यादा होगी उतनी फीस ज़्यादा होगी. बैठने के लिए अच्छी क्लासरूम नहीं है, वो कॉलेज 10-15-20 हज़ार में भी BBA चला लेगा. प्रोजेक्टर के साथ सब कुछ लगाया उस फील्ड, ऑब्वियसली खर्चा आएगा, वो कहाँ से जाएगा. सो यू आर सपोज्ड टू बी अंडरस्टैंड दोस थिंग्स ओनली फ्रॉम द पर्पस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर फीस. सो इन सारी चीज़ों से भी आपको ये पैसों की अंदाजा लगाया जा सकता है कि फीस कितना हो सकता है. यू अंडरस्टैंड विद दिस? चलो, आर यू विद मी? डोंट वरी, ये टेक्नोलॉजी हमें नहीं रोकनी चाहिए, और इससे अगर हम रुके तो फिर करियर क्या बनाएंगे. सही है ना? मोबाइल बंद कर दिया तो हम लोग थोड़ी काम करना रुकेंगे, तो हमसे एब्सॉर्ब कर लेना चाहिए. चलो, इसके बाद आई एम गोइंग टू बी टॉक अबाउट अ मच व्हाट वी कैन कॉल पॉपुलर और व्हाट वी कैन कॉल एज अ इम्पोर्टेंट कोर्स व्हिच इज गोइंग टू बी, लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज है उस कोर्स का, दैट वी आर गोइंग टू बी वर्क आउट विद, दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज CA. कितने लोगों को पता है CA के बारे में? अरे वाह, तो इसका मतलब कॉमर्स फील्ड के बारे में रिसर्च करके आ रहा था. बहुत सारे लोगों को CA के बारे में बहुत क्रेज होता है. गाइस, CA जितना क्रेजी नजर आता है उतना ही डिफिकल्ट भी है. फॉर्चुनेट चीज क्या पता है? यू आर नॉट सपोज्ड टू बी रिलाई ऑन अ ग्रेजुएशन फॉर द पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू अ CA. CA एक ऐसी पोस्ट है, ये CA एक ऐसा कोर्स है जो आपको 12th के बाद किया जा सकता है. 12th खत्म होते होते फाउंडेशन की एग्जाम आप दोगे, उस फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर करके साइमल्टेनियसली विद योर ग्रेजुएशन यू कैन वर्क आउट विद CA. अगर आपने देर कर दी इसको सोचने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 12th में आपको दिमाग में नहीं था कि आपको CA करना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी आप जा सकते हो. You can avoid the foundation if you're going to get a minimum 55% marks in a graduation level for the purpose of BCom or a BB, whatsoever it is. Generally it's from a BCom. Generally बहुत सारी फील्ड में से लेते हैं, लेकिन परसेंटेज का क्राइटेरिया अलग अलग है. So don't worry about that. अगर आपने 12th में डिसाइड किया कि आपको CA करना है, that's a good sign that you can work out with CA degree. अगर आपने डिसाइड किया CA बनेगा, CA से. Yeah. So, if you decided to go for a CA at a foundation level after 12th, you can work out with that. साल में 3 बार इसकी एग्जाम होती है जो आप अपियर कर सकते हो. You can clear out if you're going to be clear out with these. Yeah. If you can clear out with these things, it's good thing. अगर आपको लगता है कि 12th में हम लोगों ने नहीं सोचा, हमें ग्रेजुएशन में सोचना है, ग्रेजुएशन में भी आप फाउंडेशन के लिए जा सकते हो, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद यू कैन अवॉइड द फाउंडेशन एंड यू कैन वर्क आउट. यहाँ पे 3 लेवल दिए, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल. लगभग इस स्किल को अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर किया तो 4.5 से 5 साल लग सकते हैं जनरली, विच इज डिफिकल्ट. तो एक अटेम्प्ट में CA क्लियर हो जाए, ऐसा अगर हो रहा तो यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. एक और अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट. 6 से 7 साल में आपको CA हो सकता है, लेकिन वंस यू आर बी ए CA, आपका एवरेज पैकेज, एवरेज बोल रहा हूँ, एवरेज 6 से 10 लाख का. अगर आपको अच्छी कंपनी मिली है, अच्छी कंपनी मिली है which can goes up to 20-30 आउट ऑफ इंडिया, उससे भी ज्यादा पैकेजेस आ सकते हैं. और अपनी अगर पर्सनल प्रैक्टिस कर रहे हो
तो अपनी अलग से बैलेंस शीट रिकॉर्ड करो, पैकेजेस में मत गिनो, फिर ऑडिटिंग के लिए जाओ, अपनी अलग से बैलेंस शीट ऑडिट करनी पड़ेगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कोई भी एवरेज टॉम डिक एंड हैरी भी अगर सीए का डिग्री लेगा, विच इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट ना, कोई भी रैंडम इंसान जाके सीए का डिग्री उसको मेहनत करनी पड़ेगी, विच इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन करोगे तो इट इज गोना बी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सीए इज गोना बी मोर पॉपुलर and worth to carry out in a commerce field. Right now कई जगह पे ऐसा कंसिडर किया जाता है कॉमर्स में हाईएस्ट डिग्री इज गोइंग टू बी दिस, और ये जो सीए है ना वो ICAI ऑफर्ड करता है। इट्स गोइंग टू बी लिंक्ड टू द इंडियन इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली में उनका और हेडक्वार्टर है। I guess I was in a Jan for the purpose of some summit in Delhi, तो वहाँ पे बैठ के उनकी एक बोर्ड ऑफ स्टडीज की कमिटी है, वो सारे स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है, स्टडीज को डिसाइड करती है, डिपेंडिंग अपॉन कंसीडरिंग द क्वालिटी ऑफ द ट्यूटर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया। तो इस की जाती है कि वो जो व्हाट कैपेबल इनफ है उनको ही वो सीए का अप्रूवल लेटर, एंड दिस इज गोना बी अ वर्थ डिग्री। तो अगर आप सोचते हो कि कॉमर्स में आपको अच्छी चीज करनी है, तो दिस इज गोना बी वर्क आउट विद व्हाट वी कैन कॉल एज अ डिग्री which you can dream for. So 12th में आपको फाउंडेशन के लिए जा सकते हो, ICAI को रजिस्टर करना पड़ेगा, फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन का फीस अलग है, इंटरमीडिएट का फाइनल का अलग अलग है। उस वक्त वो सारी फीस वैसे जैसे जैसे आप क्लियर करते हो, ऑनलाइन आप पे कर सकते हो, ऑनलाइन आपको मटेरियल मिलता है, रजिस्टर से ICAI से आपको मटेरियल भी मिलता है प्रिपरेशन के लिए, प्रिंटेड बुक्स भी आती है which you can consider for the purpose of your study and you can carry. नहीं तो अपने यहाँ पे सीए का लाइब्रेरी भी है शायद संभाजी चौक में, where you can access those things. हाँ, I guess माहेश्वरी समाज is going to be providing that भी यहाँ पे आपको किरण गैस के बाजू में है, जहाँ पे आपको सीए के लिए बुक्स भी अवेलेबल हो जाएगी। So इतनी सारी चीजें हमें पता ही नहीं, so you can access those things. There are n number of coaching centers, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, जरूरत भी नहीं है। अगर आप YouTube में देखोगे तो बहुत सारी चीजें भी है, और अपने अपने लेवल पे बहुत सारे कॉलेजेस भी इस फाउंडेशन की तैयारी करवाते हैं। रिगरस तैयारी करनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन बी एबल टू अचीव द डिग्री व्हिच इज गोना बी कंसीडर्ड एज सीए। यहाँ पे बैठे हुए आधे लोगों के घर में सीए होंगे, सो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी मिलेगा। चलो सीए ही है हमारे यहाँ, so he is going to be best person to guide you. मैं तो रैंडम बोल रहा हूँ, फिर he is the experienced person who can guide you. मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन करोगे तो एक्सपीरियंस उनको पूछना। Am I right, sir? बिना मेहनत की चीजें नहीं मिलेगी, ना वो कहीं पे नहीं मिलेगी। So you need to understand this. जिनको लगता है कि हम लोग सीए का टफ सिलेबस नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को गिनती के 2-4 डिग्री पता होता है, बीकॉम करना है, बीबीए करना है, सीए करना है। अगर आपसे लगता है कि आपको सीए बहुत ज्यादा टफ जा रहा है, which happens मतलब हमारे जमाने से हो रहा है, जो बीकॉम में एडमिशन लेते हैं ना, वो फर्स्ट ईयर में 90% बच्चे सोचते हैं कि हम सीए बनेंगे। Am I right, sir? रजिस्ट्रेशन होता है 90% and then 80% नेक्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट हो जाता है, अपने से नहीं होगा। 10% बचते हैं, उसमें से 5% फाउंडेशन के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, अपने से नहीं हो रहा। इंटरमीडिएट तक जाते जाते 2-3% बचते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन फर्स्ट लेवल इटसेल्फ कि हमसे वो मेहनत होगी कि नहीं। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि आप नंबर्स से ज़्यादा अच्छा नहीं खेल सकते हो, दैट इज नॉट योर फोर्टे, वर्क इन नंबर्स। आपके लिए एक और डिग्री है व्हिच इज गोना बी कंसीडर्ड एज सीएस, जो साइमल्टेनियसली आप आपके ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हो, which is going to be considered as a company secretary। हर एक कंपनी के लिए एक लीगल एडवाइजर टाइप ऑफ पोजीशन चाहिए होती है, who can guide the company, director, shareholders regarding the activity which is going to be worked out in the company, which is going to be considered as a company secretary। अब यहाँ पे अगेन फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, जस्ट लाइक ए सीए बट नॉट सीए। यहाँ पे लीगल लॉज और बहुत सारी चीजें, बिजनेस लॉ एंड ऑल दीस स्टफ इज गोना बी इंक्लूडेड। 3 लेवल का एक एग्जामिनेशन होता है, क्लियर यू आर सपोज्ड टू बी वर्क आउट लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 व्हिच यू आर सपोज्ड टू बी वर्क आउट फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। एवरेज फी
लगभग 45 से 55,000। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली फीस, कोचिंग इसमें इंक्लूड नहीं है। आप कहाँ से लगाओगे, कैसे करोगे वो अलग है, वो लाख, 1.5 लाख, 5 लाख का भी हो सकता है। लेकिन फीस का स्ट्रक्चर देखोगे तो लगभग 45 से 55,000 के बीच में सिर्फ फीस का स्ट्रक्चर आ सकता है, और जो आपको ड्यूरेशन ऑफ 3 to 4 ईयर आप कंप्लीट कर सकते हो। देन अगर नॉर्मल अपने एरिया में भी किसी कंपनी में सीएस की जॉब के ऊपर जाओगे तो लगभग 6 से 10 लाख, 8 से 10 लाख का पैकेजेस आपको मिल सकता है, क्योंकि ये एडवाइजरी पोजीशन होती है जहाँ पे लीगल मैटर्स, कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। सो इट्स गोना बी वर्क आउट विद द सीएस व्हिच इज लेस इन्वॉल्व इन नंबर, मोर इन्वॉल्व विद द पीपल एंड लीगल टर्मिनोलॉजी। सो अगर आपको लगता है कि आप नंबर्स के साथ ज्यादा नहीं खेल सकते तो आप सीएस की तरफ जा सकते हो, व्हिच इज गोना बी मोर suitable for the purpose of theoretical stuff which is going to be advisory to the company। अब जब मैं कहता हूँ कि theoretical stuff, इसका मतलब सिर्फ theoretical नहीं, उसमें numbers भी include होते हैं। बहुत सारी जगह पे आपको डायरेक्टर्स को एडवाइस करना पड़ता है, शेयर्स कितने निकालने हैं, कितना होना चाहिए, सेबी से परमिशन कैसी होनी चाहिए, क्या लीगल टर्मिनोलॉजीज है, फेस वैल्यू शेयर की क्या रखनी चाहिए, कब मार्केट में लेके आनी चाहिए, बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है which is going to be worked out with degree। So आप CS का भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। n number of institute from our area also providing the CS coaching in institute itself। Tichelganj में we have started with first। इसका मतलब क्या है, there are n number of sources जो हमारे पास एक्सपीरियंस वाले हैं जिनका हम लोग क्या बेनिफिट नहीं है, and they are going to be doing a very excellent job in the market। So please try to understand, ये degrees भी आपको worth career options देंगे। Do you understand? बोर हो रहे हो? पक्का? जाए आगे कि रुक जाए? CMA का एक कोर्स है, प्लीज। AI courses can be done from commerce, कुछ AI courses। Yes, absolutely। आगे बात करूँगा मैं। AI कोर्सेज भी आप कॉमर्स से कर सकते हो। इनफैक्ट आजकल AI कॉमर्स में मैंडेटरी हो रहा है बहुत सारी फील्ड। फिनटेक की जो चीजें आती है ना, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके लिए बहुत सारी ब्लॉकचेन और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ, उसके लिए AI को समझना जरूरी है, वो भी कर सकते हो, व्हिच इज गोना बी वर्कड आउट। उसके बारे में भी बात करेंगे। यप, चलो द नेक्स्ट इज गोना बी कंसीडर्ड एज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अकाउंटेंसी हो गया, नीड्स टू बी अकाउंटेंट। CMA अगेन ये कोर्सेस आते हैं जो ICMAI प्रोवाइड करेगा। 12 के बाद आप इसे रजिस्टर कर सकते हो। इफ यू आर नॉट गोना बी वर्क आउट विद द CA और CS, ये CFA, CMA ऐसे कोर्सेस हैं जो स्पेसिफिकली अकाउंटिंग फील्ड के लिए बने हैं। एंड इफ यू आर नॉट रेडी टू डू द CA but if you want to work out with the accounting process or accounting terminologies or finance field, if you want to work out, ये कोर्सेज भी आता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब क्या हो रहा है ना, पता है, स्पेसिफिक चीजों की तरफ जा रहा है। एक फील्ड को लेके हम लोग उसमें काम करेंगे, उसमें हम लोग काम करेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो 12 के बाद कर सकते हो। 2.5 से 4 साल का ऑन एन एवरेज, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे एग्जामिनेशन क्लियर करते हो। यू आर सपोज्ड टू बी वर्क आउट अराउंड 75 to 90,000 की फीस है। बहुत सारे यूएस बेस्ड CMA और CFA कोर्सेज प्रोवाइड करने वाले हैं। प्लीज क्रॉस वेरीफाई दैट द एलिजिबिलिटी इन इंडिया इज एक्सेप्टेबल और नॉट। सो उस हिसाब से यू कैन रजिस्टर। देयर आर n number of coaching centers in Colombo which is going to be in Sandhurst, which is going to be providing CMA and CFA, जो आगे भी बात होगी। ये स्पेसिफिकली है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें आप अपना करियर कर सकते हो। देयर आर n number of companies who are going to be required a specific analysis for the purpose of cost management। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिनको अपना सेल्स प्राइस मार्केट में इंक्रीज नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। फॉर एग्जांपल, मैंने ये मार्केट में 100 रुपए में बेचने का सोचा। देयर आर n number of players in the market जो 100 रुपए में ये प्रोडक्ट बेचते। आज बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस मुझे ये 100 रुपए में बेचना अफोर्ड नहीं होता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी मुझे प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए। लेकिन मैं अगर प्राइस बढ़ाऊंगा तो कॉम्पिटिटर नहीं बढ़ाएगा, तो मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बेचा नहीं जाएगा। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, कॉस्ट मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि जहाँ पे मैं मेरे खर्चे कम कर पाऊँ। स्पेसिफिकली वी आर सपोज्ड टू बी वर्क आउट, सो उसके लिए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है। देन CFA आता है, व्हिच इज गोना बी अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट।
which is going to be worked out specifically for the purpose of analysis purpose, which is going to be a respectable offered by CFA Institute, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस किया जाएगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया जाएगा, एडवाइजरी टाइप ऑफ थिंग्स जहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस किया जाएगा, ऑथराइज। जो आपके घर में म्यूचुअल फंड के एडवाइजर आते होंगे ना, वो रैंडम है। ये जो होंगे ना पर्सन, वो ऑथराइज एनालिसिस, रिस्क कैलकुलेशन, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन करके आपकी जनरली दीज पीपल आर गोइंग टू बी वर्क फॉर अ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑल दिस स्टफ। सो ये सारी डिग्री भी आप 12th के बाद ले सकते हो। इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि यूएस बेस्ड कोर्स आता है, डॉलर्स में फीस पे होती है बहुत बार, इंडिया में कन्वर्जन होता है तो अराउंड समवेयर अराउंड 3.5 to 5.5 तक जा सकता है, इंक्लूडिंग ऑफ देयर मटेरियल ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ। सो ये डिग्री भी आप सीएफए कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ योर अकाउंटिंग और फाइनेंस कोर्सेज। अगेन पैकेजेस 8 से 12 के आसपास कहीं पे भी हो सकता है। Then we are going to be work out these are the popular program। इसी में बहुत सारे हैं, बीकॉम जनरल, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीएमएस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फाइनेंस ब्लेंड, बीएमएस की डिग्री आती है जस्ट लाइक अ बीकॉम, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज के हिसाब से। देन बीए इन इकोनॉमिक्स आता है। अभी मैंने जैसे कहा ना कि बहुत सारे लोग आर्ट्स फील्ड को इग्नोर करते हैं, बट इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड इन द बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस क्या, इन ग्लोबल इकोनॉमी इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। डिमांड एंड सप्लाई, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसको समझ में आ गई ना, उसको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो किसी भी फील्ड में इकोनॉमिक्स की जरूरत बहुत ज्यादा है, और वो बीए इकोनॉमिक्स आप बीकॉम के, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में कॉमर्स से लेके आर्ट्स में जा सकते हो। आपने 12th कॉमर्स किया, आपको लगता है आपको बीए करना है, always go for it. There is no restrictions। आप साइंस की तरफ नहीं जा सकते। अब तो मल्टीडिसिप्लिनरी में वो भी चीजें हैं, एनईपी के अंदर आप कहीं से भी कहीं पे भी जा सकते हो, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि कॉमर्स से लेके आप आर्ट्स की तरफ जा सकते हो, which is much easier to understand। To go from commerce to science is going to be difficult to understand because of mathematics and all those stuff, but एनईपी के अंदर आप कहीं पे भी जा सकते हो। आज 12th कॉमर्स करके आप बीसीए में भी एडमिशन ले सकते हो। पहले था कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में जाने के लिए आपको मैथमेटिक्स का होना जरूरी था, बट बिकॉज ऑफ द एनईपी नाउ दैट्स नॉट गोना बी द क्राइटेरिया, यू कैन गो एनीवेयर, बट इट इज एडवाइजेबल कि आप कॉमर्स से लेके आर्ट्स तक कभी भी जा सकते हो। सो बीए इकोनॉमिक्स इज गोना बी द व्हाट वी कैन कॉल इंपॉर्टेंट डिग्री, जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल है फॉर द इकोनॉमिक्स। बहुत सारी जगह पे टीचर्स, एनालिसिस्ट, ये सारी चीजें भी इकोनॉमिक्स के लिए आती हैं। देन एक और ये स्लाइड पे ऊपर मैं बाद में आऊंगा, these are the in demand fields for the purpose of कॉमर्स फील्ड। फिनटेक एक ऐसी चीज है ना जहां पे आपको एआई की जरूरत होती है, और आजकल स्पेसिफिकली एमबीए इन फिनटेक आ रहा है। जो क्रिप्टो देख रहे हो, डिजिटल पेमेंट देख रहे हो, या ब्लॉकचेन की सारी चीजें देख रहे हो, जिससे डेटा स्ट्रक्चरल मेंटेन किया जाता है हर जगह से, वो सारी चीजें आपको एआई थ्रू समझनी पड़ती है, एआई थ्रू प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। उसके लिए आपको एआई भी समझना जरूरी है, और उसके लिए आपको फाइनेंस भी समझना जरूरी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज मार्केट में मैं सिर्फ गूगल पे लेके नहीं आ सकता, लेकिन उसके बाद सामने सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी मुझे, हैक ना हो जाए या फिर कहीं पे उसको कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। आज मार्केट में देयर आर एन नंबर ऑफ क्रिप्टोज, सर शायद बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि क्रिप्टो के नाम के ऊपर क्या क्या बेचा जाता है मार्केट में, और लोगों ने कितने तरह के फ्रॉड किए। ये तभी समझ में आ जाएगा जब आप कॉमर्स फील्ड में हो, एआई फील्ड में हो, फिनटेक में हो। हर डिजिटल करेंसी उतनी वर्थ नहीं होती जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। रैंडम किसी भी रजिस्टर्ड करेंसी को आजकल क्रिप्टो के नाम से मार्केट में बेचा जाता है, और आई डाउट कि लोग पैसा डालते भी हैं। मतलब यहाँ पे बैठे लोगों को तो पता होगा कि देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल इन चक्रजी इटसेल्फ जिन्होंने क्रिप्टो के नाम के ऊपर डिजिटल करेंसी बेची, और लोगों को कहा कि आप अभी नहीं बेच सकते, लेकिन इन्वेस्ट करो, पैसा बढ़ेगा। जब मेरी चीज मैं बेच ही नहीं सकता तो उसमें इन्वेस्ट करने का क्या फायदा? मेरे हाथ में चीजें है ही नहीं तो उसका क्या फायदा? ये तब समझ में आएगा जब कॉमर्स में जाओगे। आई एम श्योर आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे शेयर मार्केट 10% रिटर्न फिक्स दिलवाएंगे हम लोग,
जो सेबी को नहीं पता है फिक्स मिलने वाला है कि नहीं पता है, बीएससी को नहीं पता है, एनएससी को नहीं पता है, इनको पता है फिक्स मिलेगा और हम लोग सोच के ले भी लेते हैं। ये सारी चीज़ें समझने के लिए यू आर सपोज्ड टू बी फ्रॉम कॉमर्स कि हो सकता है क्या ऐसा, जहाँ आरबीआई को 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे पा रही है एफडी के ऊपर, ये लोग 10% कैसे रिटर्न दे रहे हैं जहाँ पर 70% रिस्क है। ये समझने के लिए यू आर सपोज्ड टू बी फ्रॉम अ कॉमर्स। इट्स टू अर्ली टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये सारी चीज़ें समझने के लिए यू आर सपोज्ड टू बी ना कॉमर्स फील्ड। सो फिनटेक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एआई प्लस फाइनेंशियल स्टफ का, एआई प्लस मार्केटिंग का, ये सारी चीज़ें आजकल डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है ना, जहाँ पे कंटेंट राइटिंग होता है, कंटेंट क्रिएशन होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, हैशटैग राइटिंग होता है, ये सारी चीज़ें एआई से करनी पड़ती है और उसके लिए स्पेसिफिक कोर्स है। और वैसे भी एआई की कोर्स को करने के लिए देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ बैकग्राउंड कॉमर्स आर्ट्स साइंस, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो आपको देखना पड़ेगा कि वो एआई समझने के बाद आप हाउ यू कैन इनकलकेट इन योर फील्ड। तो एआई आप कभी भी कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए जा सकते हो, फाइनेंस के लिए जा सकते हो, या फिर आईटी करके भी आप सिस्टम सिक्योरिटी में काम कर सकते हो बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर स्पेसिफिक कोर्सेज, देयर आर स्पेसिफिक पोजीशंस नॉट कोर्सेज जो आईटी ओरिएंटेड लोगों को बैंकिंग सिस्टम में डालें, क्योंकि मैनेजमेंट भी समझना आना चाहिए और सिक्योरिटी भी समझना आना चाहिए, उसके लिए भी देयर आर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स इन द मार्केट जो सिक्योरिटी एरिया के लिए काम करते हैं फ्रॉम अ मैनेजमेंट, जो सीसीटीवीज आते हैं, लॉक सिस्टम्स आती है, थंब सिस्टम्स आती है, लॉकर्स आते हैं, उन सारी चीज़ों में भी एडवांसमेंट करने के लिए एआई के पोर्टल्स आते हैं विच इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसे कोई भी कोर्सेज आप कर ही सकते हैं। देन बिजनेस एंड डेटा एनालिटिक्स, डिसीजन मेकिंग विद एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन, ये सारी चीज़ें आईबीएस आप पढ़ भी रहे होंगे। इन सारी चीज़ों का डिसीजन मेकिंग के इस्तेमाल, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था ना कि डी मार्ट में कौन से शेल्फ पे कौन सा प्रोडक्ट रखना है, ये डिसीजन मेकिंग पीछे कॉमर्स वाला बैठा हुआ इंसान डेटा को एनालाइज करके बताता है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने वाला है, इसको पीछे रखो, ये प्रोडक्ट कम बिकने वाला है, ये आंखों के सामने रखो, जब दिखेगा तब बिकेगा। देयर इज अ सिस्टम व्हिच इज गोना बी वर्क थ्रू अ बिजनेस, कौन से एरिया को मुझे रेंट के ऊपर करना है, कौन से एरिया को नहीं करना है, कौन से प्रोडक्ट को पुश करना है, कौन से प्रोडक्ट को नहीं करना है। कई बार आपने देखा होगा ना कि आपने अमेज़ॉन के ऊपर कुछ प्रोडक्ट को सर्च किया होगा, कार्ट में डाला होगा लेकिन बाय नहीं किया होगा, नेक्स्ट टाइम जब ऑफर होगा ना तब मैसेज आता है योर कार्ट इज वेटिंग फॉर दिस। ये पीछे बैठा हुआ एनालिसिस वाला करता है, जो डेटा को अंडरस्टैंड करता है, अरे इसने इतने सारे लोगों ने ये प्रोडक्ट देखा था लेकिन बाय नहीं किया, अब ये प्रोडक्ट मैं पुश करूंगा तो शायद हो जाए। ये डिसीजन मेकिंग जो है ना वो कॉमर्स में आती है विद एआई, सो यू कैन वर्क आउट विद this kind of stuff too. Investment banking and wealth management, obviously बड़ी कंपनियों से लेके इंडिविजुअल एडवाइजरी तक ये लोगों को बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। जब नई कंपनीज इस्टेब्लिश होती है या फिर बहुत सारे कंपनियों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है जो कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो उसकी जो रिस्क एनालिसिस होती है ना वो करनी पड़ती है, मिडलमैन की तरह काम करना पड़ता है, इन वेल्थ एडवाइजरी के काम करना पड़ता है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि आपके घर में भी शायद ना कोई तो एडवाइजर आता होगा जो बताता होगा म्यूचुअल फंड में इतना पैसा डालना है, आपको कम से कम एक इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा। ये कौन बताएगा? जिसको कॉमर्स पता है वो बताएगा, जिसको इन्वेस्टमेंट पता है वो बताएगा, जिसको फाइनेंस पता है वो बताएगा। मैंने इतने सारे इंश्योरेंस एजेंट देखे ना, बिलीव मी गाइस, जिनका पैकेज शायद 8 या 10 लाख का है, मतलब मैंने का 70-80 हज़ार का सैलरी कमाते हैं, क्वार्टरली इंसेंटिव उनका 5-5 लाख का होता है, 4 महीने का इंसेंटिव 5 लाख का। वो कहते हैं सैलरी हम लोग देखते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। करियर हर जगह पे है। देन सप्लाई चेन लॉजिस्टिक हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर ली कि कैसा है क्या। देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु आर डन in industry their commerce graduation, ये सारे लोगों ने है ना कॉमर्स फील्ड चूज की। बेसिक उनका इंजीनियरिंग है बहुत सारे लोगों का, लेकिन उसके बाद उनके बिजनेस को मैनेज करने के लिए आइदर उन्होंने एमबीए किया, आइदर उन्होंने सीएस किया, आइदर उन्होंने सीएमए किया फॉर द पर्पस ऑफ देयर डिग्री। रतन टाटा स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे लेकिन यूएस से एमबीए किया सो दैट दे कैन मैनेज देयर बिजनेस वेरी वेल।
Then Mukesh Ambani, again, they have done MBA for the purpose of managing their business. Then Kumar Mangalam Birla, commerce field में शायद इन्होंने CA किया है for the purpose of working out in the market. So ये सारे एक्टर्स से लेके मतलब सारे ये सारे टाइकून हैं बड़े, नीचे कंपनी का नाम लिखा है, देखो टाटा सन्स, रिलायंस, आदित्य बिरला, ये ना ये शायद ज़्यादा पता कर पाओगे, नाइका के प्रोडक्ट्स आते हैं ना आजकल वो, देन पेप्सिको, कोटक महिंद्रा, डीमार्ट, राधा कृष्ण दमानी, वर्किंग आउट, स्कूल छोड़ दी लेकिन फिर मैनेजमेंट में काम किया उन्होंने, नॉट एन ऑफिशियल डिग्री, लेकिन डीमार्ट जैसी इतनी बड़ी चेन डिफाइन कर दी जो लोगों को आज देयर डेली नेसेसिटीज के लिए जरूरी लगती है। एक्टर्स, तो कोई फील्ड छोटी बड़ी नहीं होती, कॉमर्स ग्रेजुएशन आपके पैसों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस हैं, अगर आप कॉमर्स फील्ड में काम करते हो, आरबीआई में जा सकते हो, स्टाफ सिलेक्शन में जा सकते हो, देन एलआईसी में भी स्पेसिफिक पोस्ट है एमबीए के लिए, डबल एओ के पोस्ट, आप मैनेजमेंट में डिग्री करते हो तो स्पेसिफिक पोस्ट की ऑफर्स आपको जॉब्स वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू मिल सकता है। सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, बहुत सारी जगह पे आप कर सकते हो। दीज आर द जनरल सैलरी एक्सपेक्टेशन, जनरल, जरूरी नहीं कि इस हिसाब से जाए, अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो कि यू कैन गेट द बेटर देन दिस, इफ यू आर एक्सपीरियंस यू कैन गेट बेटर देन दिस। दीज आर द जनरल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ मार्केट फ्रॉम अ कॉमर्स फील्ड। हाँ, ये दिख नहीं रहा होगा बट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको चूज करना है तो करियर कैसे चूज करोगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको नंबर्स से बहुत ज्यादा प्यार है, अगर आपको लगता है कि आप ऑडिटिंग अच्छा कर लेते हो, सीए, सीएमए, सीएफए जैसे कोर्सेज यू कैन वर्क आउट दिस, नंबर्स से प्यार होना चाहिए। व्हेन आई से दैट नंबर्स से प्यार, इसका मतलब मैथमेटिक्स नहीं, अकाउंटिंग। कई बार आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं होगा लेकिन अकाउंटिंग बहुत ज्यादा अच्छा करता होगा, अगर वो है तो ये सीए, सीएमए जैसे कोर्सेज आपके लिए हैं। देन मार्केट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप इंटरेस्टेड हो, शेयर मार्केट पसंद है, इन्वेस्टमेंट पसंद है, रिटर्न्स पसंद है, तो सीएफए या बीकॉम फाइनेंस जैसी या एमबीए जैसी चीजें इन शॉर्ट कर सकते हो, नॉट एग्जैक्टली एमबीए फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, लेकिन किसी फाइनेंस वाली डिग्री में काम करके स्पेसिफिक्स में आप इनमें भी मार्केट एनालिसिस में जा सकते हो, बिकॉज देयर इज अ कोर्स इन एमबीए जहाँ पे आप प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में काम कर सकते हो, which is going to be advisable for us. Then अगर आपको लगता है खुद का बिजनेस सेटअप करना है या फैमिली बिजनेस को रन करना है, then BBA and MBA is going to be the course for you. और आपको अगर लगता है कि आपको इन सारी चीजों में काम नहीं करना है, then आपको एडवाइजरी, लीगल एडवाइजरी में जाना है, तो LLB, इकोनॉमिक्स, ये सारी फील्ड आप आर्ट्स के थ्रू या कॉमर्स के थ्रू भी कर सकते हो। So you can choose your career on the basis of this framework. तो अगर आपको नंबर से प्यार है, सीए में चले जाओ, एडवाइजर, मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये सारी चीजें पसंद है, सीएफए पे जाओ या फिर बीकॉम फाइनेंस करो या एमबीए के कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज करो, व्हिच इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर अस। अगर आपको लगता है कि आपको स्टार्टअप करना है, आपका फैमिली बिजनेस काम करना है, किसी कंपनी में काम करना है, बीबीए, एमबीए इज गोइंग टू बी द बेस्ट डिग्री फॉर यू। और अगर ये चीजें पसंद नहीं है, आपको लॉ करना है, इनफैक्ट इंडिया में अभी अच्छे लॉयर्स की कमी है, लॉयर्स बहुत सारे, अच्छे लॉयर्स की कमी है। अच्छे लॉयर का कम्युनिकेशन और कन्विंसिंग अच्छा होना चाहिए। और कॉमर्स के बाद आप एलएलबी के लिए जा सकते हो, स्पेसिफिक एलएलबी कर सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि क्राइम में ही आप काम करो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गुनहगारों को बचाने के लिए लॉ करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ law which can deal with the business setup, trade कर सकते हो, tax consultant है कर सकते हो, you can work out with this kind of stuff. So ये सारी चीजें आप अपने career conscious के लिए कर सकते हो। क्या देखते हैं लोग आपके employment के लिए? These are the things. Numerical analytics है कि नहीं है, communication presentation है कि नहीं है, digital tech literacy है कि नहीं है, then एथिकल जजमेंट एंड कंप्लायंस है कि नहीं है, और अडैप्टेबिलिटी ऑफ कंडीशंस है। अगर आपको किसी भी कॉमर्स फील्ड में अच्छा काम करना तो ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। नंबर के साथ आपको खेलने आना चाहिए, नंबर के साथ आप नहीं खेलते हो तो कॉमर्स इज नॉट द फील्ड फॉर यू। थिंक अबाउट समथिंग एल्स।
उसके बाद कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा था, जो बोलता है उसका बिकता है सब कुछ, अगर आप बात नहीं करोगे तो कुछ नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? देन डिजिटल का अब तो वैसे भी स्कूल से पढ़ाना शुरू हो गया ना, कोडिंग, पाइथन, ये सारी चीजें, तो आई होप यू कैन वेल वर्स विद द डिजिटल टेक्नोलॉजीज। दीज आर द कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के है, ये अपने इंडिया के नहीं है, क्योंकि अगेन एरिया स्पेसिफिक कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है, इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर आता है। किसी को लगता है कि मुझे लोकल एरिया में काम करना है तो उसके लिए प्रीमियम अलग होगा, किसी को लगता है मुझे अब्रॉड काम करना है उसके लिए अलग होगा। सो ये सपोज्ड टू बी होगा these things. These are for parents, it's not going to be for you, but still देख लो, बहुत सारे लोगों को लगता है कॉमर्स बहुत बेसिक फील्ड है, ऐसा नहीं है। You can do n number of advancement thing in this. बहुत सारे लोगों को लगता है कि कॉमर्स के बाद अच्छे पैकेजेस नहीं मिल सकते, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कॉमर्स के बाद मैनेज करना देयर डेली लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखी, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने कॉमर्स किया सो दैट दे कैन मैनेज देयर बिजनेस इन अ वेल मैनर। डू यू अंडरस्टैंड विद दिस? क्लियर? ये आपके लिए एक्शन प्लान है। 11th 12th में आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा, कॉमर्स के बाद यू कैन वर्क आउट आफ्टर दैट आपको ग्रेजुएशन देखना पड़ेगा क्या करना है, बीकॉम करना है, बीबीए करना है, बीएमएस करना है, इकोनॉमिक्स करना है, सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, सीएफए करना है, क्या करना है आपको डिसाइड करना पड़ेगा। If you decided to do with this kind of stuff, you can go ahead with that. Then during your graduation you can take an internship. अब बहुत सारे ग्रेजुएशन लेवल पे इंटर्नशिप मैंडेटरी जो हो इंडस्ट्री में जाके काम करना पड़ता है, so that you can understand कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, सीए कैसे काम करते हैं, सीएमए कैसे काम कर सकते हैं। You can work out with these things too, and then post graduation करो and you can work out with your degree. Understood with this? I guess that's it from my side for the purpose of commerce field career advancement. If you have any questions or any doubt now, I am ready to answer.